अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और सुबह के 9 बजकर इस वक्त 5 या 6 मिनट हो चुके हैं। हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं अशफाक इसाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी आप सबको ना सिर्फ सुबह का सलाम बल्कि आज एक चीज़ जिस पे मुझे शदीद गुस्सा है वो अच्छा। ये कि आप ये देखें कि हक और सच की आवाज़ एक बार फिर दबाने की कोशिश की गई है। इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां हम पहुंच रहे हैं, जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उनको भी चाहिए कि इस चीज़ पर, इस इशू को उठाया जाए सोशल मीडिया पर जिस हद तक उठाया जा सकता है। बिकॉज हम आपकी आवाज़ बनते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि अवामी इश्यूज़ को उजागर किया जाए, जो हक और सच है वो दिखाया जाए। लेकिन जब इस पर बंदिश लगाई जाएगी तो ऑब्वियसली किस तरह से हम अवाम के इश्यूज़ को आगे उजागर कर सकेंगे। नहीं, तो एक बार लेकिन फिर बात यह है कि बंदिश की जा रही है। चक्कर सिर्फ इतना सा है कि जो लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनको लगता है कि जी मीडिया को बहुत आज़ाद होना चाहिए, उसको खुद मुख्तार होना चाहिए, उसको हक और सच दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं और इख्तलाफ होता है तो फिर उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से मैनेज करें। फिर यूज़ किए जाता है मुख्तलिफ रियासती टूल्स को और फिर आवाज़ दबाने की कोशिश की जा सकती है। आपकी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी टीवी चैनल की नशरियात को बंद करने की कोशिश करें। साथ ही साथ भाई आज ज़माना अब बहुत हाईटेक हो गया है। लोगों के पास बहुत से, आप ये स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। लोग अपने पसंदीदा चैनल AR वाई को देखने के लिए यूट्यूब का रुख करके वहाँ पर भी देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे? ये तरीक़ेकार बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपके इख्तलाफ हैं, आप इख्तलाफ राय अपना दे सकते हैं। आप बात करने की हम कोशिश करते हैं तो आप उस वक्त बॉयकॉट कर देते हैं, आप टीवी चैनल पर आकर बात करने को तैयार नहीं होते। ये हुकूमती जो वज़रा का और शख्सियात का रवैया होता है। और उसके बाद अब आखिरी हरबे के तौर पर आपने कहा कि चलो जी बंद करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई इसमें और आमरीत में फ़र्क क्या हुआ? मुझे ये बता देना कि नवंबर 2007 में जो एमरजेंसी लगी थी उस वक्त भी टीवी चैनल्स पर पाबंदियां थी। उस वक्त तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त कहा जा सकता था कि चले जी एक साहब हैं जो मुतलक़ुल अन्नान हैं, जो डिक्टेटर हैं, तो चले समझ आती है बात। लेकिन आप तो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और जमहूरियत पसंद किसी भी हुकूमत की ये हरकत कम अज़ कम नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है वैसे। लेकिन हमने देखा कि इनके दौरे हुकूमत में जब जब ऐसी आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, इन्होंने यही हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। कोई भी करे, मतलब ये करे, मज़म्मत है, कोई भी करे, ये काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल। तो बहरहाल इस सारे मामलात पर हम बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ नशरियात नहीं आ रही, और नशरियात ना आने की सूरत में हम आपको नंबर भी देंगे कि आप उस पर आगाह करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको असिस्ट कर सकें। पहले टॉप स्टोरीज। किताब शख्सियत साजी में ना सिर्फ अहम किरदार अदा कर सकती है बल्कि किताब इंसान की सच्ची और बेहतरीन दोस्त है। किताबें खुद भी पढ़ें, बच्चों और नौजवानों को भी इसकी तरकीब दें। दुनिया में आज किताब से मोहब्बत करने वालों का दिन मनाया जा रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिक्योरिटी गार्ड का खातून पर वहशियाना तशद्दुद। AR वाई की खबर के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला का भी नोटिस। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका, अवाम की चीखें निकल रही हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। हुकूमत ने गरीबों को तो मार ही दिया। सोशल मीडिया पर कराची की रिहायशी खातून की वजीर आजम शहबाज शरीफ को दुहाइयां। और जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, बच्चों की वतन से मोहब्बत के जज्बात, यौम आज़ादी का बेचैनी से इंतजार। कौमी परचमों के स्टॉल्स जगह जगह सज गए। ऑलराइट जी, एक अंदोहना खबर यहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमला किया गया है और इस खुदकुश हमले में 4 फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। शोहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और सिपाही खुर्रम शामिल हैं। हसास इदारों ने खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुताल्लिक़ तहकीकात शुरू कर दी हैं। और ISPR ने मज़ीद बताया है कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तो ये एक नहायत ही अंदोनाक और अफसोसनाक खबर थी कि जो हमने आप तक पहुँचाई कि मीर अली है जो कि शिमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर इस तरीके से हमला किया गया।
तो जनाब, जिस तरह से हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि ARY न्यूज़ की नशरियात को कई शहरों में, मुल्क के कई शहर ऐसे हैं जहां पर बंद कर दिया गया है, कई इलाके कराची के भी ऐसे हैं जहां पर ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब अवेलेबल नहीं है और नशरियात बंद करने के अहकामात केबल ऑपरेटर्स को जारी किए गए हैं। इन शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और कराची समेत कई शहरों में नशरियात अब बंद करा दी गई हैं। ARY न्यूज़ का सिर्फ इतना कसूर है कि हम सच और हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो अवामी इश्यूज़ हैं और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत को जो चैलेंजेस का सामना है, अगर हम उनको सामने लेकर आते हैं तो बजाय कि आप उन चैलेंजेस का हल निकालें, आप आकर न्यूज़ चैनल पर बैठकर बात करें। आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ पर आकर बात करें, अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें। वो रखने की बजाय आप ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चैनल्स की नशरियात को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन पूरे मुल्क भर में बनी हुई है। तो इस पर जो है मजम्मती पैगामात का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। बिल्कुल जी, जाहिर है कि मजम्मत की जा रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं ARY को। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आप ARY की लाइव स्ट्रीमिंग देखें जब वो हो रही होती है और उसके ऊपर लोगों की व्यूअरशिप क्या होती है, और दूसरे चैनल्स की जब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है तो उस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से रोक नहीं सकते। यानी कि अगर आपका इख्तलाफ राय, बात वही आ जाती है कि इख्तलाफ राय ठीक है, आप उस पर आके हमारे टीवी चैनल पे अपना मौक़िफ़ दे दें, या किसी भी टीवी चैनल से आपको इख्तलाफात हैं तो आप वहाँ पर जाके अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन ये मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर एक ऐसे इदारे को इस्तेमाल करना है जिसका मकसद है कि जो मीडिया के मामलात को हल करना और ख़ास तौर पर उसकी चीज़ों पर नज़र रखना, लेकिन इस तरीके से एज ए टूल उसको यूज़ करना ये मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि रद्द-ए-अमल और ख़ास तौर पर मज़म्मतें आ रही हैं, तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी इस हुकूमत के पास अपने करतूतों का जवाब नहीं है, जितना दबाया जाएगा ARY को उतना ये ऊपर आएगा, और ये इतना ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हुआ है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि खौफ किस बात का है, हक़ और सच की आवाज़ को आवाम तक पहुँचने से नहीं रोका जा सकता। और PFUJ के सदर अफजल भट्ट की जानिब से भी शदीद अल्फाज में इस सारे वाक़े की, इस सारी कार्रवाई की जो इस वक्त भी जारी है उसकी मजम्मत की गई है। बिल्कुल ऐसे ही, और सहाफ़ी बरादरी में भी हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से भी जब ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद किया गया तो उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की, बल्कि पूरी आवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है। कई शहरों में जहाँ पर आवाम है, जो जहाँ पर नहीं आ रहा है इस वक्त ARY न्यूज़ की नशरियात अवेलेबल नहीं है, वो शिकायत भी अपनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नंबर्स हम आपको साथ शेयर कर देंगे इस हवाले से। ये हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नंबर्स भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर जाकर ARY न्यूज़ की नशरियात अगर आपके शहर में, आपके इलाके में नहीं आ रही तो यहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, और एक और चीज़ भी है कि भाई बात यह है कि जो इस सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि सबको एक इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक टीवी चैनल का मसला नहीं है। कल को आप पे भी आ सकता है ना। ARY तो वैसे ही सेपरेटली कोई भी हक की बात हो उसके लिए खड़ा हो जाता है, भले कोई साथ हो या ना हो, लेकिन ये मामला किसी एक चैनल तक महदूद नहीं रहेगा। ऐसे जो भी आपसे इख्तलाफ राय रखेगा तो उसके खिलाफ भी किसी न किसी हीले बहाने से ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। तो सारे भी बी वार्न्ड। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जनाब, किताब से मोहब्बत करने वालों के दिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है। किस दिन? 9 अगस्त को। और इस दिन किताब पढ़ने और अदब की अहमियत को उजागर किया जाता है। अच्छा, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आजकल पढ़ाने के कई मीन्स आ गए हैं। मिसाल के तौर पर कई चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं तो हम मोबाइल फ़ोन का सहारा ले लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तो बल्कि चक्कर ये है कि बुक लिसनिंग का भी एक तरीक़ेकार जो है वो काफ़ी अरसे से राइज है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, मिसाल के तौर पर आई यूज़ इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्टिकल्स, कि कोई आर्टिकल अगर पढ़ना है तो उसके अंदर अगर लिसनिंग का ऑप्शन मौजूद है तो वो आप सुन लें। अच्छा, उससे ये क्या कि प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो जाती है, राइट? वो तो ज़ाहिर है कि यस, इट हेल्प्स, और आपकी लिसनिंग जो आपकी सेंस है वो भी बेहतर ऐसा ही। लेकिन उसके अंदर जो है वो जो पढ़ने का अपना तरीक़ेकार है, अब उसको कोई नेमुल बदल नहीं है, किताब का कोई नेमुल बदल नहीं है। मतलब इतना ज़माना बीत गया, ऐसा होता तो हमारी जो है वो लाइब्रेरीज़ बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाती। पाकिस्तान की हद तक तो ये बात ठीक है। जर्मनी में आप देख लें, सबसे ज़्यादा लोग किताबों के से शौक़ रखते हैं। सबवेज़ में हों, कहीं पे चल रहे हों, चलते फिरते उठते बैठते उनकी रीडिंग होती है और 4 से 5 घंटे वो इसमें बिताते हैं। पाकिस्तान में ये रेशो बहुत कम है। और कितना खूबसूरत वो वक्त था जब हम किताब पढ़ा करते थे और किताबों से मोहब्बत होती थी, और इस मोहब्बत को उजागर करने में हमारे फैमिली वालों का, यानी हमारे पेरेंट्स का, और इसके अलावा जो हमारे दोस्त अहबाब, कंपनी ऐसी होना बहुत ज़रूरी थी। अब किताबों से मोहब्बत होती थी, आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते गए। हालांकि इसके कितने ही फ़वाइद हैं, बहुत से फ़वाइद। किताबों से मोहब्बत होती थी, बेहतरीन दोस्त है जी, किताबों से मोहब्बत होती थी और किताबों के ज़रिए भी मोहब्बत होती थी। यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। अब तो ये है कि व्हाट्सएप पर न जाने के क्या क्या। बहरहाल
समझ गए होंगे, समझदार चलें लोग। जी। तो कुतुब बीनी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर बुशरा अहमद खुर्रम। अब ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ही करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। अच्छा जी, ये कहा यह जाता है कि भाई बेसिक सा सिंपल सा सवाल कि ये जो किताब पढ़ने से, इल्म हासिल करने से, मुतालिया करने से ये इंसान आदमी से इंसान बनने का सफ़र उसका मुकम्मल होता है या वो सफ़र शुरू होता है, वाक़तन ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि किताब जो है इंसान के अंदर एक सेल्फ़ अवेयरनेस भी लाती है और सेल्फ़ अवेयरनेस इंसान को आदमी से इंसान बनाता है। आपको ना सिर्फ ये कि अपने बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप पढ़ते हैं और लोगों के आइडियाज़ और लोगों के पास हिस्ट्रीज़ या माशरों के बारे में कौन सी चीज़ माशरों को बनाती है या बिगाड़ती है, तो आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, रियलिटी के बारे में पता चलता है और उसके रिफ्लेक्शन के तौर पे, जिसे हम मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस भी कहते हैं, आपकी अपने बारे में और दुनिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है। तो जाहिर है कहा जाता है कि एम ऑफ एजुकेशन ये है, एरिस्टोटल ने कहा है कि एम ऑफ एजुकेशन ये है कि इंसान वो पसंद करे और वो नापसंद करे जो उसे पसंद और नापसंद करना चाहिए, और उसका बेहतरीन तरीका किताब ही है। क्योंकि जितने भी हमारे बड़े नाम दुनिया में गुजरे हैं या करंटली मौजूद हैं, दे आर द बुक लवर्स। इनके किताबों के बगैर उनके लिए किताब पढ़ना ऐसा है जैसे सांस लेना। बट दिस इज़ अ डिफरेंट एरा। मतलब आप समझ रही हैं ना ये बात कि हमारे लिए एक तो किताब पढ़ना इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि हम ये समझते हैं कि कौन एक किताब उठाए, कौन उसको झाड़े, कौन उसको पढ़े, जबकि आपके पास मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप, कुछ भी पढ़ने न जाने क्या क्या अवेलेबल है। जी फिर एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में तमीज़ कैसे की जाए, फ़र्क कैसे किया जाए? जी देखिए, इंफॉर्मेशन तो आपके पास जो रेडीली समथिंग डेटा मौजूद है किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको जानना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज तो वो एक पैटर्न में किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो वो नॉलेज है। आपके पास मोबाइल्स पे भी ज़ाहिर किताबें मौजूद है और हम ये नहीं कहेंगे कि मोबाइल रीडिंग जो है वो रीडिंग में नहीं आएगी, मगर एक टर्म है स्क्रीन इन्फीरियरिटी, जिसका मतलब ये है कि स्क्रीन में कॉम्प्रिहेंशन लेवल कम हो जाता है, समझ का लेवल कम हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप टाइम्स कंस्ट्रेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर आंखों पे असर पड़ता है स्क्रीन रीडिंग का, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो इस पर्पस के लिए तो नहीं बनी कि 24 घंटे हम स्क्रीन पे पढ़ते रहे, फोकस्ड भी नहीं होते क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन होती है, आपको मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं, आप स्विच करते हैं ऐप टू ऐप, राइट? और बाहर इस तरह की डिवाइसेस लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेन्स में लोगों को देखें जाते हुए कि जैसे किंडल या और इस किस्म की जो सिर्फ रीडिंग के लिए पढ़नी हुई हैं, जिसमें ये मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, व्हाट्सएप की इमेजेस नहीं आ रहे, जिससे आप वैसे ही बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो स्क्रीन इन्फीरियरिटी तो एक रियलिटी है कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका कम कर देता है। अच्छा, तो एक और चीज़ भी, एक और चीज़ भी है, मैं ये चाह रही थी कि इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि हम जो जिस तरह से किताबों से दूर होते गए ऐसा ऐसा और हम मोबाइल की तरफ या दूसरे गैजेट्स या ऑनलाइन चीज़ें देखते रहे, उसकी तरफ जाएं उससे पहले हमें इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप कह रही थी कि आपको अपनी ज़ात से आशना करवाती है किताब, लेकिन आपकी शख्सियत को किस तरह से निखारती है और क्या क्या फ़वायदे हैं, इफेक्ट्स? देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझना है कि सही किताब पढ़ना शख्सियत को निखारेगी। अगर आप इस किस्म का लिटरेचर पढ़ते हैं, इस किस्म की किताबें पढ़ते हैं जो आपको बाज़ औक़ात गलत आइडियाज़ की तरफ ले जाते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं जो आपको सही शख्सियत बना रही है। बिकॉज हम ऐसे लोगों को जानते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में फॉर इंस्टेंस जो वाक़या हुआ, जो खातून किताबें पढ़ रही थीं, तो उनमें बहुत ज़्यादा बाग़ियाना ख़यालात रखने वाली भी किताबें शामिल थी जो उनको उस तरफ ले गई जिस पे उन्होंने अपने आप को सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल किया। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन कि कौन सी किस्म की किताबें जो हैं वो हमें पढ़नी चाहिए, किताबें या लिटरेचर। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि देखिए, बात ये है कि कोविड के दिनों में एक चीज़ साबित हुई, आपके इल्म में है कि कोई बीमार होता है या कोई किसी के साथ कोई मसला होता है, तो उसको एक ह्यूमन सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है कि उसके रिश्तेदार उसके पास हों, उसके दोस्त अहबाब उसके पास हों। जो कोविड पेशेंट्स जो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए, एक तो ये है कि वायरस लीथल था, दूसरा ये है कि लोगों ने बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया था और डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि हाउ टू डील विद देम। ये जो टच का एलिमेंट होता है, ये इसको मैं रिलेट इसलिए किताबों से कर रहा हूँ कि जब आप किसी किताब को थामते हैं, उसके वर्क को पलटते हैं, उसको खोलते हैं, तो उस किताब से आपकी उनसियत अलग होती है जो किसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी किताब से नहीं हो सकती। तो ये कैसा रिश्ता है? देखिए, ये डिफ़ाइन करना तो मुश्किल है कि क्या ये फीलिंग है। ये तो अंडरस्टैंड करता है इंसान जब उसको किताबों से शगफ़ होता है। जब आप
किताब के साथ होते हैं तो आप पूरी दुनिया से एक तरह से कट जाते हैं, बिकॉज आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, आपके इमोशंस, आप उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि किताब ही आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी लेके जाता है, उसी से नए कनेक्शंस बनते हैं। कहा यह जाता है कि किताब जो है वो आपके नए माइंड में कनेक्शंस बनाता है बिटवीन इमोशंस, थॉट, आइडियाज़, फीलिंग्स, एवरीथिंग, जो किताब पढ़े बगैर नहीं बनते। तो इंसानों से भी जब हम मिलते हैं तो हमारे इमोशंस उनसे लिंक्ड होते हैं। तो अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक हद तक काम करता है एज़ कम्पेयर टू मीटिंग पीपल। और ये अब्राहम मास्लो के लिए कहा जाता है कि बिकॉज ही वॉज आइसोलेटेड एज अ चाइल्ड फ्रॉम हिज कम्युनिटी, तो उन्होंने ज़्यादा वक्त किताबों में गुजारा ताकि वो आइसोलेशन फील ना करें, एज अ रिट्रीट, एब्सोल्युटली। तो ये रिश्ता वो है जो आपको ये फील कराता है कि आप जब भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके पास मौजूद है, कभी नाराज़ नहीं है, कभी गुस्से में नहीं है, कभी अनअवेलेबल नहीं है फॉर सो मेनी रीजंस, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, तब भी आप कहीं रोशनी के नीचे जाके पढ़ सकते हैं, और ये एज कम्पेयर टू मोबाइल जो चार्ज डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर हम उसको कनेक्ट करना चाहें अपनी नस्ल को, चलें ये बात हमें तो समझ आ रही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ, क्योंकि कोविड के बाद वो गैजेट्स के ज़रिए लर्निंग और ये सारा चक्कर ना, तो किताबें थोड़ी सी पीछे रह गई। जी जी। तो नई नस्ल में जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं हमारे, उनके अंदर कैसे ये चीज़ हम डालें? देखिए, भाई ये गैजेट्स हैं, चलो उनको साइड पे रखो, ये बुक पढ़ो। जी, रीडिंग के लिए एक रूल है, कैच देम यंग। एक छोटी उम्र से इंसानों को चस्का लगाना पड़ता है रीडिंग का, उनको छोटी उम्र से किताबों से रोशनास कराना होता है। सारी दुनिया में जो है लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, कॉर्नर लाइब्रेरीज़। आई रिमेंबर जब हम यूके में रह रहे थे तो हमारे हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ बच्चों को, और वो बहुत अट्रैक्टिव लाइब्रेरी होती थी, जहाँ बच्चों के ऐसे कॉर्नर्स अट्रैक्टिव बने होते थे जहाँ आप उनको लेके जाएँ और वो वहाँ टाइम स्पेंड करना पसंद करें। तो कहा जाता है ना कि रीडिंग जो है वो कंटेजियस है, लगने वाली बीमारी है। तो ये लगेगी उसी वक्त जब माशरे के अंदर ये बीमारी मौजूद हो। हम सब तो इतने हेल्दी हैं, किसी को किताब का शगफ ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है लोग। तो इसके लिए आपको छोटी उम्र में उनको रीडिंग करवाने की ज़रूरत है। इस कदर इंटरेस्टिंग किताबें बच्चों के लिए मौजूद हैं जिसमें पॉप आउट बुक्स होती हैं कि आप सफ़ा खोलें तो बाहर निकल आता है। वॉशरूम नहाते वक्त के लिए किताबें मौजूद होती हैं जिसमें एलिफेंट्स की आँखें हिल रही होती हैं, ज़बान निकल आती हैं और बच्चा नहाने में तंग भी नहीं करता बिकॉज उसके हाथ में किताब होती है। स्क्रब एंड स्मेल बुक्स होती हैं कि आप स्क्रब करें तो वो उससे स्मेल आती है। लेकिन अलमिया ये है ना कि हमने ये सारी चीज़ें साइड पे करके एक मोबाइल में सब चीज़ें अवेलेबल, तो बच्चे को वीडियो लगा के सब कुछ खाना भी खिला दिया, वो हमारी भी जान छुट्टी है बेसिकली कि वो बच्चा हमें तंग नहीं कर रहा। तो हमने मोबाइल्स एज अ कहते हैं ना कि मदर और फादर का रोल फुलफिल करने के लिए उसको लगा दिया है। तो जाहिर है जब आप उसकी एडिक्शन, आप जिस चीज़ से भी बच्चे को एक्सपोज करेंगे बच्चे को उसी की आदत पड़ जाएगी। तो अगर आपने बुक्स उनके हाथों में दी ही नहीं है तो फिर जाहिर है उसको बुक्स की आदत नहीं पड़ेगी। तो कंटेजियस है, लगाएं छोटी उम्र से और कैच देम यंग। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक मेमोरी के ऊपर भी इसका बड़ा असर होता है, कहते हैं इससे याददाश्त तेज होती है। जी बिल्कुल। तो ये क्या अमल है, किस तरह से? अब वो वाली बात जो मैंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाली बात की थी कि ये माइंड में कनेक्शंस बनाती है बिटवीन आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स के दरमियान। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो फिर वो जाहिर है क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, कनेक्शंस बनेंगे, तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, इमेजिनेशन स्टिमुलेट होगी, आप ज़्यादा सोचेंगे। सुना है कि इससे डिप्रेशन भी कम होता है। जी बिल्कुल, मूड एलिवेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बुक यू आर रीडिंग। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, आप अपने चाइल्डहुड की या इस तरह से कोई बुक्स ऐसी हो जो रेफर करना चाहें हमारे बच्चों को, जो आज भी चाइल्डहुड की? हाँ, चाइल्डहुड की जो आप कहें कि हाँ यार ये ऐसी सदाबहार बुक्स हैं जो हमेशा पढ़ी जा सकती है। देखिए डिपेंड करता है क्योंकि चाइल्डहुड में तो ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं आप, नैरेटिव स्टोरीज पढ़ते हैं, उसमें अपने मिजाज के हिसाब से इंसान को पता होता है। लेकिन क्लासिक्स जो हैं चाइल्डहुड के लिए वो एलिस इन वंडरलैंड हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आपको बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। उसके अलावा थिन डाउन वर्जन, आसान वर्जन, चाहे वो टॉम सॉयर हुआ या कोई और स्टोरीज, आप फैंटेसी स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, हॉरर भी पढ़ सकते हैं, आपके अपने मिजाज पे बेसिकली मौजूद है। बहुत अच्छे राइटर्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। और बाहर तो ऐसी किताबें 0 मंथ एज के लिए भी यहाँ पे भी मौजूद हैं, मगर 0 मंथ एज के लिए भी किताबें मौजूद होती हैं जो कलर्ड बुक्स नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ताकि बच्चों की आंखों पे असर ना पड़े। और वो किताबें आप बच्चे को दिखाते हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज, सो दैट चिल्ड्रन गेट इनटू रीडिंग। व्हेन माय सन वाज बोर्न आई बॉट दीज बुक्स फॉर हिम, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी एक किताब लिखी जो यूके में जिसका बुक लॉन्च हुआ, क्योंकि उनको छोटी उम्र से किताबों से एक्सपोजर मिल गया था। तो हर एज ग्रुप के लिए 0 मंथ के लिए भी किताबें मौजूद हैं। और वो
बेसिकली पिक्चर बुक्स होती हैं, उसमें वर्ड्स नहीं हाँ। होते, ताकि इंसान अपने जहन में स्टोरीज बनाए, क्योंकि स्टोरी तो आप तस्वीर देख के भी बनाते हैं, सिर्फ पढ़ के तो नहीं बनाते। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात भी है कि आजकल बच्चे जो हैं वो ये भी करते हैं बाज़ औक़ात, और मैंने देखा और मैं बड़ा उस चीज़ से मुतासिर हुआ कि कोई भी स्टोरी पढ़ते हुए अगर ग्रुप रीडिंग हो रही है तो दे ऑल थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग टू दैट स्टोरी, बिल्कुल, एंड दैट मेक्स इट लुक सो ब्यूटीफुल कि हाँ जी एटलीस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट, वो Absolutely. सोच रहे हैं इस बारे में। क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी किताब पे मूवी देखने में और वो किताब पढ़ने में बड़ा फर्क है, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैरी होते हैं। पॉटर सीरीज देखते हैं एग्जैक्टली, उसकी मूवीज बाद बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि आपने यूं विजुअलाइज नहीं किया होता जी। स्टोरी को, आपके लिए कैरेक्टर्स अलग होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, स्पेस, सेटिंग अलग होती है एज कम्पेयर टू जो मूवी आप देख रहे होते हैं, उसमें प्रोड्यूसर का माइंड होता है, आपका नहीं होता। तो वो मजा जो किताब पढ़ने का होता है वो किसी और के माइंड को देखने का तो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, खास तौर पे वही बच्चे भी अगर आ जाए तो इनकी वोकैबुलरी बड़ी कम है, और उसकी रीजन भी शायद यही है। ओह यस, क्योंकि जो रिटन वोकैबुलरी है, जिसे हम रिटन वोकैबुलरी कहते हैं, दो तरह की होती है, स्पोकन एंड रिटन। तो जो रिटन वोकैबुलरी है वो सिर्फ पढ़ने से ही आएगी, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो लिहाजा आप पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर है वोकैबुलरी आपके पास आएगी नहीं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई और बड़ी मुफीद और मुफस्सल गुफ्तगू हुई कि भाई देखें कितने फ़वाइद हैं, और आई एम श्योर कि आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा भाई, बात ये है कि आज है तारीख़ 9 अगस्त, और 9 और 5 दिन बाद यानी कि जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। अब जश्न आज़ादी इट्सेल्फ उस दिन तो मनाया जाएगा ही, 14 अगस्त को ज़ाहिर है कि क़याम पाकिस्तान अमल में आया था, तो उसकी मुनासबत से, लेकिन तैयारियां अभी से, बल्कि 1 अगस्त से पहले से ही जोरों शोर से अगस्त का महीना आते ही तैयारियां शुरू हो, और पहले तो बड़े हर जगह हमें सब्ज और सफेद रंग की बहारें नजर पहले तो बड़ा काम आसान नहीं था। पहले तो मतलब ये कि झंडियां बनी बनाई भी मिलती थी, फिर सादी भी मिलती थी, फिर उनको बनाने के लिए मेहनत भी की जाती थी। लेकिन अब यह है कि तरह तरह के लवाजमात, और आजकल आप देख लें कि अब तो मैचिंग की हर चीज़ दस्तयाब अब तो मैचिंग की हर चीज़, कैप्स हो, शर्ट्स हो, या बच्चों की चूड़ियाँ हो, झंडे हो, झंडियाँ, बैजेस, और बल्कि मुंह को पूरा पेंट कर लिया जाता है, कुछ लोग तो ये भी करते हैं। जी जी। तो जनाब इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां ज़ेब वसीर, क्या सक्खर में तैयारियां हो रही हैं वो देखते हैं। ऑलराइट जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अच्छा जी, कल हम जब अपना शो कर रहे थे तो ऐसे में दरमियान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो वो ऐसी थी कि उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। मतलब तशद्दुद के हवाले से जब बात करते हैं तो किसी चीज़ के बारे में सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी चीज़ को देखना और उससे आपका दिल दहल जाना, उससे आपकी रूह कांप जाना, उस मंज़र को हमने अपनी आँखों से देखा, और उस पर एक बड़ी माशरे के तौर पर एक बड़ी शर्मिंदगी फील हुई। अभी तो हमने उसको ब्लर कर दिया है, कल जो वीडियो उसी वक्त ज़ाहिर है कि मौसूल हुई थी तो वो क्लियर थी। ये आप देख सकते हैं कि ये बहिमाना तशद्दुद का वाक़या पेश आया कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में, जहाँ पर नोमान ग्रैंड सिटी नामी ये एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर यूनियन से खातून का, ये जो खातून यहाँ पर मौजूद थी इस वीडियो में, उनका तनाज़ा चल रहा था। अब उस तनाज़े की वजह से होता ये है कि जब कोई यूनियन, हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर इस तरह की शिकायत आ रही होती हैं कि जब ख़वातीन कोई तन्हा किसी बिल्डिंग में रह रही हों तो यूनियन वाले या किसी भी तरह से ना उनकी बात सुनी जाती है, बल्कि उनको बजाय इसके कि प्रायोरिटी पे उनके केसेस को, उनके मामलात को हल किया जाए, उनको तंग करने की, उनको हिरासा करने की कोशिशें की जाती है, और उसका अमली सबूत आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये खातून अपने मसाइल के हल के लिए वहाँ पर गई, गार्ड ने उनकी बात सुनने से इनकार किया, उनकी बहस चल रही थी, अचानक उस तैश में आया। तैश में आने के बाद उसने अपनी, आप कह सकते हैं एक तरह से औकात दिखाई और बुरी तरह पीटा, बुरी तरह, मतलब एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिससे वो ज़मींबोस हो गई। उसके बाद जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की तो मुंह पे आप सोचें कि जूते से लात मार के उनको बेहोश कर दिया गया। उसके बाद नज़ीर शाह हमें ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनको एम्बुलेंस में लेके जाया गया, वो होश में भी वो खातून नहीं आ पाई थी। तो ये आपको शो करता है कि किस तरीके की तरबियत थी और किस तरह ने उस शख्स ने अपनी तरबियत दिखाई। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अब हवालात में बंद है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इस खबर के बाद जो नज़ीर शाह ने कल रिपोर्ट की थी, उसके बाद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने इसका नोटिस भी ले लिया। आप देखते हैं कि फर्दर इस पे क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो मौक़िफ़ सामने आया था, उसने कहा कि भाई यूनियन की जानिब से कहा गया था कि उनको फ्लैट में आने से रोका जाए। अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो यूनियन का जो सदर है आदिल, उसके कहने के ऊपर
ये मारपीट हुई है, ये भी हम सुन रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। और तो यूनियन के सदर समेत तमाम ओहदेदार इस वक्त फ़रार हो चुके हैं, लेकिन फ़रार होके आखिर जाएंगे कहाँ कराची पुलिस से, और पुलिस अगर चाहे तो उनसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन एग्जैक्टली ये मामला क्या है, इसी पर बात करते हैं। नज़ीर शाह ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नज़ीर, कल ये हुआ क्या एग्जैक्टली? क्योंकि हमने कल जब देखा कोई बातचीत चल रही है, उस पर एकदम इतना मुश्तिल होना और इस इंटेंसिटी से पीटना, ये वाकया हुआ क्या था? इसके पीछे क्या? देखें, कल जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे इसी फ्लैट के एक शख्स ने इस वाक़े की वीडियो भेजी हुई थी और उसका कहना था कि इस औरत के साथ ज़्यादती हुई है और इस तरीके से इसको सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ मारा है। जब मैंने ये CCTV देखी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार, इस बहमाना तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और एक खातून पे, या तो मर्द से मुकाबला करे तो समझ तब भी हम उसको बुरा कहते हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल क्या यार किया है, लेकिन फिर भी चले वो डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बाद फिर हमने पुलिस से मालूमात हासिल की। सबसे पहले हम कोई भी वाक़या होता है तो हम पुलिस में है, तो मुझे पुलिस की जानिब से बताया गया हाँ हमारे इल्म में है ये खातून आई थी, हमने उसको मेडिकल के लिए लेटर दिया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नहीं आई। हो सकता है वो पुलिस का जिस तरह का रवैया होता है, तो जो अंदर अफसर होते हैं वो तो तरीके से बात करते हैं, लेकिन फिर दरवाजे से लेकर अंदर तक का जो सफ़र होता है, कभी कभार कोई शख्स दिल बर्दाश्त भी हो जाता है, वो कहता है शायद नहीं मिलेगा। बहरहाल पुलिस को जैसे ही पता चला ये मीडिया तक खबर पहुंची है तो उन्होंने फौरी तौर पर नुमान ग्रैंड सिटी पर ये मोबाइलें भेजी हैं। उसके बाद इस सिक्योरिटी गार्ड को, जो बंगश सिक्योरिटी का ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसको हिरासत में लिया गया और उसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ़्तार करके लॉकअप कर दिया गया। जो इस खातून का मौक़िफ़ है उसका ये कहना है कि वो 5 से 6 महीने की वो प्रेग्नेंट है, हामला है, और उसका बेटा खाना देने के लिए आया था तो उसके बेटे को वो अंदर नहीं आने देते। ये बेसिकली घरों में काम करने वाली, जो जिसे मासी कहते हैं हम लोग, ये वो खातून है। लेकिन फ्लैट में रहने वाला शख्स कोई जॉब करता है, किसी का अपना बिजनेस होता है, कोई घरों में कामकाज करके अपना करता है, तो इस खातून का कहना है कि मासी का काम करती है और इसका बेटा इसको खाने देने के लिए आया था तो उसके बेटे को रोक रहे थे। जब पता चला तो मैंने नीचे आई तो नीचे आदिल, अब्दुल नासिर और 2-3 और लोग थे जिनकी आने से मना किया जा रहा था और तल्ख कलामी की जा रही थी। इसी दौरान आदिल ने जो है सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि इसको बिल्कुल जो है ना अंदर मत आने देना, और ये बहस करने लगी कि क्या वजूहत हैं। इसी दौरान उसने उसको थप्पड़ मारा जिस पर ये ज़मीन पर गिरी और फिर उठने की कोशिश की तो उसने उसकी लात मारी मुंह पर। बिल्कुल जो जूता भारी बूट होता है, फौजी बूट होता है, तो वो उससे वो औरत उसी वक्त बेहोश हो गई। इसका मतलब ये हो ना कि यूनियन की आशीर्वादी हासिल थी, तो यूनियन के आशीर्वाद पे इसके अंदर देखें, एक किरदार तो वो है जिसने किया वो गिरफ्तार है, एक वो है जिसने करवाया, वो आदिल नाम है। आदिल की हमने तस्वीर भी दी है NIC की, जो हमें पुलिस से मिली है। अच्छा। और उसके अंदर भी उसको देखा जा सकता है। ये जो शख्स है ये सिक्योरिटी गार्ड है। अभी तक अरेस्ट किसको किया गया? अरेस्ट एक हुआ है, आदिल साहब के घर पे ताला लगा हुआ है, वो फरार हो चुके हैं। दूसरों के घर पर भी गए तो उनमें से कोई भी नहीं मिला, क्योंकि जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती हर शख्स बदमाश बना हुआ होता है। और माजी में भी नुमान ग्रैंड सिटी में इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। सबसे बड़ा अलमिया तो ये कि जब तक CCTV या शवाहिद सामने नहीं आते तो इंसाफ किसी को नहीं मिलता। इस खातून की किस्मत अच्छी यूँ है कि वहाँ CCTV कैमरा मौजूद था, वरना ये कस्में खाती रहती लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। CCTV मौजूद थी और वो CCTV आउट भी हुई। बिल्कुल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपने इस चैनल की तवज्जो से जितने ख़वातीन या बच्चे जिनके ऊपर इस तरह का जुल्म होता है, तो कराची में सदर थाने के साथ वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, जिसका अफ्तिताह 2020 के आखिर में हुआ था, समझे 2021 शुरू हो गया था। वहाँ पर जितने भी ये होम वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो कहलाता है, या कोई ऐसे जिसके अंदर बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ कोई इस तरह हरासानी का वाक़या पेश आया हो, तो ऐसे वाक़यात के लिए बाकायदा एक वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर खोला गया था। अच्छा, तो अभी ये जो खातून है, इनको कौन, इस केस को कौन परसुएट कर रहा है, कौन लेके चल रहा है, कौन इनको सपोर्ट करता रहेगा? क्योंकि अभी तो वो हक हैं, लेकिन बाद में आपको पता है कि मीडिया पर चीज़ें आना कम होती हैं, मामला ठंडे होते हैं, तो फिर प्रेशर का एक अलग टैक्टिक्स होती है। देखें, पहले तो इस पर सिर्फ DIG और SSPs की जानिब से नोटिस लिया गया था और इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जब वज़ीर आला सिंध इन्वॉल्व हुए तो उनकी जानिब से जब प्रेशर आया तो पुलिस को ये कहा गया है कि चूँकि ये खातून एक अकेली है और घरों में काम करके अपना काम काज चलाती है, इसके पीछे कोई है नहीं जो कोर्ट कचहरी कर सके, तो उनको बाकायदा पुलिस को कहा गया है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो इसका साथ दे, जिस जिस जगह भी पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी इस केस को परसू करने के लिए वो इसकी मदद करेंगे।
और हर मुमकिन तरीके से जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे। अगर ये इसी तरीके से हुआ तो यकीनन ऐसा हो सकता है इवन कि ये कोर्ट कचहरी में भी मदद ना करें, सिर्फ जो तफ्तीशी अफसर है वो ईमानदारी से काम कर ले तो उनको सज़ा मिल सकती है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ ये है कि अब एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं वो बड़े अलमिया है, वो ये है कि चोरों और लुटेरों का राज इस वक्त शहर कायद में हो गया है। अच्छा, और बहादुराबाद के इलाके में साल के आगाज से इसको बात जी, कर और बहादुराबाद के इलाके में तो एक नहायत ही अनोखी और अफसोसनाक वारदात ये हुई कि असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल से उनका पर्स छीन लिया गया। और ये आप देख लें कि उसी इलाके में हुआ जिस इलाके की वो असिस्टेंट कमिश्नर थी। और आप वो देखें कि नाश्ते के लिए वो निकली थी, बताया जाता है कि, और इसी असना में लुटेरों ने उनसे मोटरसाइकिल पर बासानी, आप ये देखें कैसा आराम से उसने बंदे ने, और अकेला, ये नहीं कि कोई दो एक से दो साथी हों, भाई ये क्या हो रहा है। देखिए ये छीना झपटी की वारदात है और असिस्टेंट कमिश्नर जब जा रही थी नाश्ता करके, उनके साथ बच्चा भी देखा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है हमें तो कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पुलिस वाले SSP तक लुट जाते हैं। हाँ। लेकिन वो शर्म की वजह से इसलिए नहीं बताते कि बदनामी होगी। हाँ। ठीक है, तो ये एक खातून जा रही थी, इनके हाथ में पर्स भी था, एक अकेला मोटरसाइकिल पर जिसने जैकेट से खुद को कवर किया हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है, और जी बिल्कुल उसने हर तरीके से खुद को छुपाया हुआ है। उसने ऐसे ही गुजरते हुए उनका पर्स छीना और ये वहां से फरार हो गया। पुलिस की जानिब से अब इसकी रोड मैपिंग की जा रही है कि जिस सिम से ये गया। कराची में देखें सबसे अच्छी बात अब ये हो चुकी है कि हर दूसरी दुकानदार ने कैमरा लगाया हुआ होता है। अच्छा, अभी तो कराची पुलिस उन दुकानदारों, बैंक वालों या उन घरों से मदद हासिल करती है जिनके कैमरे लगे होते हैं। लेकिन एक अपडेट आपको मजीद यही बता दूं कि कराची में सेफ सिटी कैमरों का आगाज हो चुका है। आप अगर अजीज भट्टी थाने के पास से आप हसनगंज से आप राइट जाएंगे टुवर्ड स्टेडियम की जानिब जाएंगे तो आपको जाते हुए भी और आते हुए भी वो कैमरे नजर आएंगे जो आपको लाहौर या इस्लामाबाद नजर आते हैं। कितने कैमरे लगेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कोई 30 देखिए अभी तो 2 कैमरे लगे हैं। 2 से मुराद वो बाकायदा स्कैनर टाइप का, वो ऊपर से ब्लिंक करते हैं। उसके अंदर आप चाहे 200 की स्पीड से भी जा रहे होंगे तो वो तब ना सिर्फ उन गाड़ियों को ट्रेस करने की जी वो इस्लामाबाद में भी ये है ना कि जैसे आप गुजरते थे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से और कश्मीर हाईवे से, तो वो आप ब्लिंक करते रहते हैं आपको। और सेकंड ये कि कल मैं IG सिंध के साथ मैंने एक जो कमांड एंड कंट्रोल का विजिट किया था, वहाँ पर मैंने एक कैमरा देखा। तो जब एक अलग से कैमरा नजर आया, स्क्रीन नजर आई, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फेस रिकग्निशन कैमरा है जिसे जुलूस पर रखा गया है। इसके अंदर हजारों की तादाद से जो डाटा हमारे पास क्रिमिनल्स का मौजूद है, जिसमें टेररिस्ट भी हैं। हर आपको याद है एक अरसा पहले से वो अमरीकियों के ताउन से भी ऐसे कुछ यूज हो रहे थे, तो उसमें जैसे ही वो चेहरा सामने आएगा एकदम से वो बीप बजेगी और उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस केस में मतलूब है यहाँ पर। लेकिन ऐसे देखें असल चीज ये है कि लेके चलें और फिर उसको मैनेज भी करें। समझा कि सेफ सिटी का एक आगाज हो चुका है। अब ये कैमरे लगना शुरू होंगे। DG सेफ सिटी मकसूद अहमद है, डॉक्टर मकसूद अहमद, और उनकी शोहरत वैसे भी इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप अगर SSU को देखें तो उन्होंने उसको एक रोल मॉडल बनाया है। आप स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट किसी में जाएं, आप विजिट करें, आपको अंदाजा होगा कि ये पुलिस का तो शोभा लगता ही नहीं है सिंध पुलिस का ही शोभा। लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको किसके लिए, आम लोगों के लिए, VIPs के लिए नहीं, अब तो ये आपको जितनी भी कराची में 15 मददगार की मोबाइलें नजर आएंगी, उसमें SSU कमांडोज होंगे, SSU की खवातीन कमांडोज होंगी। तो इससे कुछ इन वारदातों में कुछ कमी है, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस साल में अगर हम देखा जाए, डेटा सारा देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए पीछे से, कुछ वारदातों में कमी आई? देखिए वारदातों में कमी उन्हीं दिनों में आती है जब बहुत ज्यादा बारिशें हों या ऐसे इवेंट हो जिसके अंदर मुलजिमान को भी निकलने में परेशानी हो रही हो, तो तब आती है। अदरवाइज रूटीन के क्राइम तो वो होते रहते हैं। देखिए कराची 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, तो रूटीन के क्राइम तो पूरी दुनिया में होते हैं और कराची में भी हो रहे हैं। लेकिन जो हीनियस क्राइम है जिसके अंदर जो भत्ता खोरी होती है, अगवा बराए तावान होते हैं, जो इस तरह के बड़े क्राइम है ना, इनमें कभी वाक़ई हो चुकी है। आपकी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है वो हो रही है। आपकी जो स्ट्रीट क्राइम है वो तकरीबन कराची सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको जो अफेक्टेड है वो है कोरंगी। कोरंगी में आपको सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक आपको क्राइम पता चल होंगे कि यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं। असल में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिंध सरकार की आशीर्वाद होती है। अब उनकी मर्जी से SSPs लगाए जाते हैं, तो जब IG की मर्जी से या एडिशनल IG की मर्जी से उनकी टीम को नहीं लगाया जाएगा तो लाजिमी सी बात है ना वो उससे पूछ सकेंगे कि भाई आपके इलाके में क्राइम, जवाब दे तो किसी और को होंगे।
ठीक चलिए, है, नज़ीर बहुत शाह, शुक्रिया नज़ीर शाह, बड़ी से मुफस्सल इस हमने हवाले से बात गुफ्तगू कर किया रहे थे। नज़ीर शाह से भी, और जाहिर है कि काफ़ी एस्पेक्ट्स है जिसमें हमने बात की। अच्छा है कि अगर पुलिस की जो है वो एक थोड़ा सा उसको बिल्ड किया जाए एज अ महकमा और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए तो बड़े अच्छे उसके नताइज निकल सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में जारी महंगाई के तूफान की, जो कि सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का। क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं या डॉलर नीचे नहीं आ रहा। अब तो हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की निस्बत जो रुपए की कदर है वो उसमें इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई नहीं थम रही। आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे भी चले जाए ना, वहाँ पे भी आपको जो अशिया ख़ोर-ओ-नोश है उनकी क्या कीमतें बातें कर रही हैं। अच्छी खासी। यूटिलिटी स्टोर तो आज से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले ही मुसाबकत से आउट हो गए थे। आजकल इतने नए नए बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए, वो उनसे ज़्यादा अच्छे नरखों पे। यूटिलिटी स्टोर से क्या होता है कि जैसे आइटम्स आते हैं तो वो जो बासर शख्सियात होती हैं वो उनको पहले से उठवा लेते हैं चीज़ों को, तो आम बंदे को क्या मिलता है वहाँ पर। तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे आप बंदा लेके ट्रॉली लेके घुसे, कोई इधर से टक्कर मारे कोई इधर से टक्कर मारे, इससे बेहतर है कि इंसान दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स को इसमें आप आजमाए। ये भी देखें ना कि हुकूमती नुमाइंदगान तो आवाम की दादरसी नहीं कर रहे। नहीं कर ऐसे रहे। में जो ये माफिया बैठी हुई है ये खुद से रेट बढ़ा रहे हैं। ये अशिया ख़ोर-ओ-नोश या कोई भी आप किसी स्टोर पे चले जाएं, फल फरोश के पास चले जाएं, इन्होंने खुद से खुद साख्ता अपने रेट्स एक बना चीज़ रखे देख लें हैं। हम ना कि यहाँ पर आप देख लें कि जो साइड में हम चला रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई, अच्छा वैसे इसको जिन नहीं कहना चाहिए, जिन्नात की पूरी फौज कहनी चाहिए जो कि बाहर निकल चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ये रेट साइड में चल रहे हैं, एक आध जिन का इतना काम नहीं होता। वो तो हम कहते थे कोई एक चीज़ महंगी हो गई थोड़ी बहुत तो वो कर दिया, ये तो पूरे जिनों का काम है यार। भाई, रेट्स अब आप देखें। जुलाई के कहते महीने हैं, में- लोग कहते हैं दाल रोटी हमारी नहीं हो रही, यहाँ पर दाल की कीमत तो देखें यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और पुरानी आप ये कीमत देखें देखें कि और नई भाई कीमत में फ़र्क देखें आप सिर्फ। 275 फिर 310। अच्छा, और ये अभी बढ़ा, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई एक दिन रुक जाएगा। अच्छा, ये कम से कम कीमत है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप बड़े स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर रेट्स अपनी मर्जी के हो सकता है ये 220 के बजाय 240 250 कीमत हो। और इसके अलावा हर चीज़ महंगी हो रही है। दूध जाएं, एक दफ़ा जाएं रेट कुछ और होता है, दूसरी दफ़ा जाएं कुछ और रेट होता है। अच्छा, ऑयल की कीमतें देख लें, एक दफ़ा जाएं तो रेट कुछ और होता है, अगली दफ़ा उसके ऊपर बढ़े होते हैं। और मसला ये है आमना खटाना कि आपकी मेरी किसी की भी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं हो रहा उस तरीके से, क्योंकि हम अच्छा ये थोड़ी सी कीमत सुर्ख लोबिया की ना, ये किसी ने जज्बात में आके 2370 रुपये लिख दिए, वरना 2370 नहीं हो सकती कि उसमें मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके बाद जो बारिशें हुई हैं और उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे इलाके जैसे बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वहाँ पर सैलाब आया। उसके बाद से भी जनाब ये अवाम की जानिब से अवाम पर ही जुल्म किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं या फिर ये स्टोर्स मालिकान हैं, इनकी जानिब से वो कीमतें बढ़ा दी गई, ये कह करके आ ही नहीं रहा स्टॉक पीछे से, और पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा आ रहा है। हम क्या कहेंगे पीछे से बहाना घड़ क्या रखा है हमारे पास एक्सक्यूज क्या होगा? हम तो ज़ाहिर है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, तो फिर हम अवाम हम जाएं तो कहाँ जाएं? भी नहीं आ रहा भाई। तो ऐसे में महंगाई ने जहां अवाम को 8 आंसू रुला दिए है, वहां पर अवाम अपने जज्बात का इजहार वक्तन फ़वक्तन जो उनको प्लेटफॉर्म एक देता तो है आप वहां ना पर करते अभी रहते तक वही पुराने वाले, अभी मैंने आपको कहा कि सिर्फ जिन नहीं जिन्नात आउट हो गए, आपने फिर से पुराना मुहावरा पढ़ा कि 8 ये 800 आंसू हो गए हैं भाई। अब 8 सुबह से शाम तक रोते रहते हैं, जो रेट जो है वो आप देखें तो उस पर आह निकलती है आपकी। हाँ, तो ऐसे में अवाम अपने जज्बात का इज़हार करिए। एक कराची की रिहायशी खातून है जिनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सरफेस कर रही है, ट्विटर पर ख़ास तौर पे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मरीम नवाज़ साहिबा से वो मुखातिब हुई हैं और दुहाइयाँ दे रही हैं। वो कह रही हैं कि खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, क्या बच्चों को भूखा मार दें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली के बड़े बड़े बिल अदा कर रहे हैं, घर का किराया अदा करें, हर चीज़ तो महंगी हो गई, कहाँ जाएँ हम। क्या कह रही है ये खातून, ये दिखाते हैं आपको। मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये। जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ। मेरा बिजली का बिल 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपये। रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं बच्चों का दूध पिलाना छोड़ दे। 20 रुपए का एक अंडा। मरियम नवाज में शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? और आप ये देख लें कि इसके अंदर कोई रियलाइजेशन लोग हुकूमती सतह पर नहीं नज़र आती। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। किसी को मतलब ये है कि
चाहे टीवी चैनल्स को बंद करना है, किसी को प्रोटेस्ट करना है, बेहिस हो गए ना। इनके आवाम का कोई नहीं सोचता कि आवाम किस तरीके से पूरा करें। आप यकीन करें कि आप इनके दावे देखा 210 करें रुपए बस। अगर दर्जन अंडे मिल रहे हैं गर्मियों के मौसम में, ये अभी की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी 200 रुपए से ऊपर अंडे चले जाना। मुर्गी के रेट्स आप देख लें कि कितने कम हुआ करते थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चावल 1 किलो जब 350 से 400 रुपए किलो, जो कि 150 से 200 रुपए किलो हुआ करते थे, वो भी कीमत ज़्यादा थी। और यहाँ पर इनके कपड़े चीनी की बेचकर कीमतें देख आटा लें। पूरा करने की बातें होती हैं, दावे इस तरह के किए जाते हैं। हाँ ये जी। बहुत ही अफसोसनाक है। चलें ब्रेक लेते हैं इसी नोट पे। चले जी, वेलकम बैक वंस अगेन और एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट इमेच्योर ओलंपिया 2022 इसी महीने अगस्त में होने जा रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है। और 2 रोज़ा ये इवेंट होगा। 13 और 14 अगस्त को पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस इवेंट में भारत समेत 80 ममालिक ऐसे हैं जहां से 300 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स शिरकत करने जा रहे हैं। 3 कैटेगरीज में 9 प्रो कार्ड्स जीतने के लिए तनसाज सर धड़ की बाजी लगाएंगे। और आलमी शोहरत याफ्ता बॉडी बिल्डर्स भी इसमें शामिल हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर से ना सिर्फ हॉलीवुड एक्टर भी हैं, अब वो बॉडी बिल्डर हैं। और इसके अलावा और भी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कि बड़े नामवर हैं, उनके साथ मुकाबले होने जा रहे हैं। तो काफ़ी तगड़े ये मुकाबले होने जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान जी। के लिए और बड़ी अच्छी बात है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉडी बिल्डर्स रोली वेंकलर और टॉम कॉलमैन भी इस इवेंट में बतौर मेहमान पोजिंग करेंगे। अच्छा, पोजिंग इज़ द एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ द गेम, बिकॉज आपने बॉडी बहुत अच्छी बना ली और उसके बाद आप पोजिंग ना करना जानते हो तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और आप नहीं जीत सकते। अच्छा, ये जो प्रो कार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में अभी तक किसी बॉडी बिल्डर ने नहीं जीता, लेकिन अभी मौका उनके पास मौजूद है। तो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर और CEO इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो आरिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे खब्बे पास से। आरिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा कि भाई इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमारे जो तनसाज हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कोई मतलब अमेरिका में जाके कोई किधर जाके अपने सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर वन रूफ उनको ये चांस मिल रहा है। गवर्नमेंट ने किसी हद तक आपको सपोर्ट किया इस इवेंट में? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, यहाँ पे हर बंदा ये कहता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा। इसीलिए मैं सारा अपनी जेब से कर रहा हूँ। ये जितना भी शो है सारा मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। कमाल है, कमाल है। अच्छा, का कोई लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि 300 एथलीट्स 80 ममालिक से कर रहे हैं, जो आप अभी तक उनको हम पार्टिसिपेट तक करवाना चाह रहे हैं, तो सब ने ये रजामंदी जाहिर कर दी है आने के लिए कि हाँ जी हम पहुँचेंगे वहाँ पर इवेंट में? जी बिल्कुल। ये तो क्योंकि हम काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं ना, इसको हमने मार्च में करना था, लेकिन कोविड की वजह से फिर उसको अगस्त में कर दिया। तो लोग तो बहुत देर से इंतज़ार कर लेंगे उसका, लेकिन हर चीज़ में बेहतरी होती है उसका। ये फ़ायदा ये हो गया कि जो हमारे अपने एथलीट्स हैं पाकिस्तान में, उनको ज़्यादा चांस मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने में। और अब वो जो कंडीशनिंग आप हमारे अपने जवानों की देखेंगे ना, तो आपने पूरे 75 सालों में ऐसी कंडीशनिंग नहीं देखी जो अभी आपको मिलेगी। तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग, लेकिन हमारे अपने जवान भी उनको ऐसी टक्कर देंगे कि मज़ा आएगा देखने में। तो आरिफ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि प्रो कार्ड्स के हवाले से, बिकॉज हम लोगों से इतना फेमिलियर नहीं है, ये जो बता रहे हैं कि 9 प्रो कार्ड्स का इवेंट होने जा रहा है, और ये भी है कि आज तक किसी पाकिस्तानी ने जीता, तो कितने पुर उम्मीद हैं कि इस बार पाकिस्तानी जो है इस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे? देखिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जवान ज़रूर जीतेंगे। इसलिए 9 प्रो कार्ड्स लेके आए ताकि हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ें। हमारे लड़के इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि बाहर जाके कम्पीट करना कोई आसान काम नहीं है। एक तो बहुत ही महंगा है, आपको पता है महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। बाहर जाएंगे आपका सिर्फ फ़्लाइट का, होटल का ख़र्चा इतना हो जाता है कि आप फाइनेंशली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो भी लड़के कम्पीट करते हैं वो 90% जो होते हैं वो गरीब घराने के लड़के होते हैं, क्योंकि इस चीज़ में, इस स्पोर्ट में एक जुनून होता है। हर एक बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता है। इट्स द मोस्ट डिसिप्लिन स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। आपको कितना खाना है, कितना पीना है, कितना सोना है, इट्स एवरीथिंग इज़ मेजर्ड डाउन टू एवरी सिंगल यूनिट। तब जाके आपकी बॉडी बनती है, आपका माइंड और बॉडी कनेक्शन होता है। फिर उसके अलावा भी स्टेज पे चढ़ जाना इस इवेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है।
वाकई ज़बरदस्त, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि भाई लोगों की एक बड़ा एक इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि टॉम कोलमैन को आपने बुलाया है। जाहिर है कि वो कवर मॉडल भी हैं, प्रो एथलीट भी हैं, ऑनलाइन कोच भी हैं, बड़ा उनका नाम है इस हवाले से, और आपको पता है कि आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है। अच्छा, रोली वेंकलर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो ये वाक़तन पहुंचेंगे? और दूसरा ये कि जब ये आ रहे हैं तो उसके बाद उनको इवेंट तक ही महदूद रखेंगे या कोई हमारे जो शिमाली इलाका जाते हैं उधर की भी कोई सैर वैर कराएंगे इनको? एक्चुअली हमारा क्योंकि इस शो का नंबर 1 रीज़न ये था कि हमने पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है ना उसको बढ़ाना है। इस सेरेमनी हम उनसे कराएंगे और वो कहेंगे इन सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान। ये पहले आपने कभी भी ना सुना होगा कि इतनी 80 ममालिक कहेंगे वी आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। तो उसके अलावा ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान को प्रमोट करना है, तो इन एथलीट्स को हम घुमाएंगे, ज़रूर घुमाएंगे, ताकि इनको पता चले कि जो आप मीडिया में पाकिस्तान देख रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं है। इसलिए इस्लामाबाद में इनको लैंड किया जा रहा है ताकि जब उतरेंगे तो कहेंगे वाओ दिस इज़ पाकिस्तान। और 14 अगस्त तो आपको पता है कि पूरा हम ऐसे एक जुनून में आए होते हैं कि ये लोग देख के पागल हो जाएंगे। और फिर जितने भी लोग आ रहे हैं वो वीडियोस बनाएंगे, पूरी दुनिया में वो वीडियोस फैलेंगी, तो एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि दिस इज़ द पाकिस्तान वी वांट टू शो यू। ज़बरदस्त। ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद थे जो इवेंट होने जा रहे हैं, आरिफ मिर्ज़ा साहब, और क्या तैयारियां हो रही हैं इस हवाले से 13 और 14 को ये इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो, बड़ी दिलचस्प सी वीडियो, और वीडियो है इस्तांबुल की। जहाँ पर एक सड़क पर, मसरूफ सड़क पर एक डॉग है जिसकी एक्टिविटीज़ देखने वाली है। क्यूट सा डॉग है और ये एक गुब्बारे के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, तो बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:06 हो चुके हैं। एक बार फिर हम आपके सामने हैं। शुक्रिया बताने के लिए कि 10:06 हो गए। हाँ, तो टाइम बताना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, बाद लोग घड़ी नहीं देखना चाहते, वक्त की कदर करते हैं आप। बिल्कुल, टाइम इज़ एवरीथिंग, एंड वो चीज़ जो वक्त पर हो वो सबसे बेहतर होती है। और हाँ, बर वक्त, हर वक्त बर वक्त, ये पता नहीं किसी की टैगलाइन ना हो। लेकिन बहरहाल बात ये है कि आज यौम आशूर है और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ शहरों में हम ये देख रहे हैं कि जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि शहदाए करबला के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनकी याद में ये मजालिस भी ज़ाहिर है कि बर्पा की जाएंगी, और उसके साथ साथ जो है वो तमाम तर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भरपूर तरीके से किए गए हैं। तो हम आज के जो हमारा ये हिस्सा होगा इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से शहरों में कहाँ से जुलूस निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, कहाँ से जुलूस बरामद होके कहाँ पर ख़त्म होंगे, तमाम तर सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। अच्छा, मौसम में भी हम देख रहे हैं कि कल भी थोड़ी बहुत कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, और आज भी जब सुबह आ रही थी तो ड्रिजल थी, यानी लाइट रेन थी। तो कुछ इलाके ऐसे हैं। तो आप आज वैसे कहा जा रहा है कि बारिश निस्बतन, कल सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थे तो वो कह रहे थे कि कल से बारिश का आगाज़ हो सकता है। वैसे 10 तारीख ऑनवर्ड्स तो वैसे भी प्रेडिक्शन थी, तो आज 9 हो गई है। आज 9 हुई तो कल से बारिश हो जाएगी, क्योंकि वो भारत से जो सिस्टम आता है ना, तो वो सिस्टम थोड़ा तेज़ ही होता है। लेकिन कल दोपहर तक तो शदीद गर्मी थी, शदीद धूप थी, बहुत ही शदीद गर्मी। हाँ, और उसके बाद जब बूंदाबांदी हुई तो उसके बाद हब्स शुरू हो गया, यानी दोनों सूरतों में सुकून नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हमारी आँखें, वैसे नो डिसरिस्पेक्ट, अलस्तुब अगर जब यहाँ पर मैं पहुँचूँ, और बिलखुसूस मैं, क्योंकि मैं जनरेटर जैसी नेमत से महरूम हूँ, तो अगर मेरी आंखें हमारे चीनी भाइयों से मिलती जुलती हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो लाजमी तौर पर अगर एक रात में 4 दफ़ा या 5 दफ़ा लाइट जाए तो आप सोच सकते हैं कि सुबह सुबह आके आप यूँ ही बैठ के आपसे मुखातिब होंगे, तो उसका फिर आपने मुझे कुछ नहीं कहना, आपने कि आपने किसको टारगेट करना है। तो के इलेक्ट्रिक जो कि वाहिद कंपनी है बिजली की तरसील की, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। टॉप स्टोरीज़ की जानिब चलते हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM पाकिस्तान के खदशात बढ़ने लगे। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी दिमागी अमराज में इजाफे का बायस भी बनने लगी। बड़ी उम्र के शहरी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, फैसला करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। बरतानवी सरकारी इदारे की तहकीक में इंकशाफ। पाकिस्तानी हीरो कोहफेमा शहरोज काशिफ ने एक और एजाज अपने नाम कर दिया। शहरोज ने 9वीं बुलंद तरीन चोटी
गेशरब्रम को सर कर लिया। चोटी की बुलंदी 8035 मीटर है। और खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में कोरोना का शिकार खातून ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम की जीत पर मैदान में पहुंच गईं और साथी खिलाड़ियों को गले लगा लगा कर मुबारकबाद दी। चले जनाब, टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। जिस तरह से हम आगाज़ में बात कर रहे थे, आज यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है और अकीदत व एहतराम के साथ मुल्क भर में, बल्कि जहाँ जहाँ पर मुसलमान बसते हैं वो उसको मना रहे हैं आज। तो आज मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से कराची में भी मनाया जा रहा है। वहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए? मरकज़ी जुलूस जो है कराची में वो निश्तर पाक से बरामद होगा और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर के हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। क्या इस हवाले से इंतज़ाम किए गए सिक्योरिटी के और इसके अलावा दीगर क्या इंतज़ाम हैं? चांद नवाब से बात करते हैं। चांद नवाब, ये कहिएगा क्या सूरत? सूबा दारुल-हुकूमत कोयटा में मरकज़ी जो मातमी जुलूस है इमाम बारगाह सईदाबाद अलमदाद रोड से बरामद हो चुका है, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस टाइम भी जो जुलूस के रास्ते हैं उनको मुकम्मल सील कर दिया गया है खारदार तारों से। कंटेनर और साथ में ट्रकें खड़ा करके मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और किसी को भी रूट की जानिब इजाज़त नहीं है। चंद एक मकामात में जो एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पे मुकम्मल चेकिंग के बाद जो आज़ादार हैं उनको भी जुलूस में शिरकत करने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम भी जुलूस की जो फ़िज़ाई निगरानी है वो भी की जा रही है और सिक्योरिटी के जो है ख़ास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस FC की भारी नफरी तैनात है और दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर। साथ में पाक फ़ौज का दस्ता भी जो है अलर्ट रखा गया है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए। मरकज़ी जुलूस इस टाइम अलमदाद रोड से बरामद हो चुका है। जो अपने रवायती रास्ते हैं बादशाह खान चौक, लियाकत बाज़ार, मकांगी रोड और दीगर रास्तों से होता हुआ रात को इख्तिताम पजीर होगा। तो इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि नमाज ज़ुहरैन बादशाह खान चौक पे अदा की जाएगी, जहाँ पे उलमाए कराम वाक़या करबला पे रोशनी डालेंगे और खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। जी ऑलराइट जी, तो ये आपने देख लिया, दो शहरों से मुताल्लिक तो हमने आगाह कर दिया। लाहौर समेत दीगर इलाकों की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल के। फिर वक्त ज़रा कुछ सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पर हो क्या रहा है। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल अहम जमात जो कि MQM है, ज़ाहिर है कि जो कि हुकूमत साजी का जब अमल होता है, वैसे उसकी नशस्तें भले कम हों, लेकिन जब बात होती है कि एक जमात ऐसी जो कि सादा अक्सरियत ना ले सके, भले वो तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, जो बड़ी जमातें, तो ऐसे में उनको लाहिकों की या साबिकों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उनको अपने साथ पार्टीज़ जो कि जिनके नंबर्स कम होते हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में उनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर अपने मुतालबात भी मनवाती हैं। MQM को ये शिकवा अक्सर रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, यानी कि उनको इत्तेहाद में शामिल कर लिया जाता है लेकिन फिर उसके बाद जो उनके मुतालबात होते हैं वो उन पूरे नहीं किए जाते। जस्ट इमेजिन कि ये MQM इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी हिस्सा थी, उनसे भी शिकवा कुना थी। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो कई गारंटीज़ के बाद ये मुआहिदा जो हुआ, अब उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब से भी शिकवा कुना किरदार था उनका। और जाहिर है कि क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी और MQM के जो ताल्लुकात हैं वो सबके इल्म में है कि सूबे की सियासत किस तरह से यहाँ पर चलती है, तो बड़े नाजुक सूरत है। सियासी हरीफ रहे थे और लेकिन मुआहिदा जो जिस बेस पर हुआ था, अब उसी हवाले से कल राब्ता कमेटी का MQM का इजलास हुआ और उसमें यही बात हुई। उसमें हमने देखा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बात की कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के जो बल्दियाती एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक तैयार करने का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ सिंध में हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने सालिस का किरदार अदा करें। एक बार फिर उनको किरदार अदा करने की ऑफर भी की है, बल्कि उनसे मुतालबा किया है कि आए और आकर इसमें किरदार अदा करें। अगर ऐसा ना हुआ तो वो काफ़ी नाखुश हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। जी अच्छा, और एक और चीज़ भी है ना कि आप ये देखें कि ये वो जमातें हैं जिन्होंने सियासी तौर पर अपनी साख को डैमेज कर लिया है। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। ये हम जो देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के एक बार फिर से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं,
और एक ऐसी सियासी जमात जो कि तहरीक इंसाफ के साथ भी हुकूमत का हिस्सा थी, बल्कि जो भी जमात हुकूमत में आती है किसी न किसी बुनियाद पर उसूलों की बिना पर वो उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन फिर उनके खदशात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। अब चीज़ें जो डैमेजिंग हैं, आपको बताया कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाब के बाद एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब के साथ आवाम की तायद हासिल है, और ये जो उन्होंने साथ दिया है पीडीएम की गवर्नमेंट का, ये उनके लिए भी डैमेजिंग हो सकता है। तो अब काफ़ी रिग्रेट्स वगैरह भी हो रहे होंगे इनको, आमिर ज़िया साहब? देखिए, सूरत-ए-हाल की एमक्यूएम बड़ी मुश्किल में है। एक तो ये जो आप जिस फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन अपने जो एमक्यूएम के दाखिली तजादाद हैं वो भी बहुत उनके लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि कुछ अरसा पहले जब ये पीटीआई हुकूमत के साथ थे, उसको छोड़ने से कुछ अरसा पहले ही सीएम हाउस के सामने कराची में मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, है ना? अरे वहाँ पे उन पर तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुआ, घसीटा गया, और हमने, है ना, और उसके बाद उन्होंने बड़ा शोर मचाया। तो ये इतने बरस तक यही शिकायत करते रहे कि जी भाई अपने कारकुनान के कत्ल के इल्जामात लगाते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब, और नहीं, जो अर्बन सिंध है, यानी कराची, हैदराबाद हुआ, और लगता है कि यही सिंध के भी तमाम तर मुश्किलात के जिम्मेदार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार देते रहे। अच्छा, ये चीज जो है उनके वोटर्स के जहनों में बैठी हुई है एमक्यूएम के, क्योंकि इतने अच्छे तक इन्होंने ये स्टांस रखा है, और लोगों ने कहा कि जो कराची में रहते उसको तकलीफ भी होती है जिस तरह से यहाँ की शहर की सूरत हाल है। अब जो इन्होंने एकदम कलाबाजी खाई, उसके बाद अपने वोटर्स को भी मुतमईन करना कि जी कल तक जिसको आप मुर्द इल्जाम ठहराया करते थे उस पे एकदम आपने कहा कि जी हम उनके साथ मिल जाते हैं। यानी पहले आप अवाम का, अपने वोटर्स का माइंडसेट बनाते हैं आमिर ज़िया साहब, उसके बाद ओवरनाइट चेंज आता है, तो उनके लिए भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक पूरा तरीका होता है ना, ये पहले जो एमक्यूएम किया करती थी, पेयर से पहले लड़ाई शुरू करती थी हुक्मरान पार्टी से, उसके बाद छोड़ा करते थे। अच्छा, तो अभी जो इन्होंने किया तो मैं समझता हूँ वो भी इनके लिए धचका है, क्योंकि लोग कहेंगे कि जी आप अब पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद है, और सूरत हाल शहर की, सूबे की वही है जो माजी में हुआ करती थी, तो वो इनका उसमें लेना देना नहीं है एमक्यूएम का फिलहाल, लेकिन जाहिर है कि तरकीब की जद में है। तो ये भी आप फैक्टर देखें। फिर दूसरा एक और फैक्टर है कि एमक्यूएम जो है आज तकसीम हुई है, मतलब है आज आप देखिए कि फारूक सत्तार इनके सामने 245 का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है ना? इसको प्रीमियर फेस हुआ करता था, सॉफ्ट फेस ऑफ एमक्यूएम यूज्ड टू बी फारूक सत्तार। इन्होंने वैसे कोशिश राउफ की तो सिद्दीकी भी, फारूक सत्तार भी, और ये सारे थे। अभी आ रहा था उसी तरफ। बहुत सारे लोग जो है फिर ठीक है इनका पीएसपी बन गई इनके सामने, और जनाब अल्ताफ हुसैन का फैक्टर जो है वो इनके खिलाफ है, वो भी इनका अपना तजाद है कि जहाँ पर ये लोग यकजा नहीं है, उनके वोट जो है मुनकसिम है और डिसल्यूजन है। फिर इनके पास कोई बयानिया नहीं है। पहले बयानिया एंटी पीपल्स पार्टी हुआ करता था, कोई बयानिया नहीं है। और देखिए ना, आप एथनिक ग्राउंड पे नहीं खेल रहे, आप जो है कराची और सिंध के हकूक के ग्राउंड पे नहीं खेल रहे, तो अपने भाई इनका एमक्यूएम का वोटर जो है मिडिल क्लास का है, पढ़ा लिखा वोटर है ना, वो हारी तो नहीं है कि जनाब आपने कान। अच्छा सर, एक और चक्कर भी है आमिर ज़िया साहब, एक और चक्कर भी है कि देखें, एक तो ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि मुनक़सिम है, दूसरा ये है कि जो नज़रियाती एक कारकुन किसी भी जमात का होता है तो वो बाकी कोई भी चेंजेस नहीं देखता, वो महंगाई नहीं देखता, बेरोजगारी नहीं देखता, वो बस अपनी जमात की तरफ देखता है। अच्छा, वो कारकुन इस वक्त देख रहे हैं कहाँ? लंदन की तरफ मुमकिन तौर पर, ठीक है, तकसीम अपनी जगह मौजूद है। फिर पहले जिस तरीके से आपको पता है जो तर्ज सियासत था, तो उसके अंदर जो नहीं मानते थे उनको मना लिया जाता था, यू नो व्हाट आई मीन। अब वो सिलसिला भी नहीं रहा, तो काफ़ी मुश्किलात में है। नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किलात में है। फिर लीडरशिप का क्राइसिस है एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम के पास किस तरह के लोग नहीं है जो पहले हुआ करते थे कि लोगों को जोड़ लिया करते थे। ठीक है, लीडरशिप है। अब मैंने सुना कि आमिर खान साहब की जो तबीयत नासाज है, खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरह से मतलब तबीयत उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, तो ये सूरत हाल भी बड़ा इनके ऊपर हावी होगी और हो रही है। और लोग जो है ये सवाल करते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले इनको फैसला था मिलने का, उस पर बहुत तनकीद हो रही है। आप ये आमिर ज़िया साहब, उस पर तनकीद ना सिर्फ हो रही है बल्कि अभी तो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए ना, उससे पहले जो हम कैंपेन देख रहे थे और उससे हवाले से हम लोगों की जो अवामी राय हमने सामने रखी, उसमें आपने भी ये फ़र्क नोटिस किया होगा कि जमात इस्लामी को लोग बड़ा अब चाह रहे थे कि वो आगे आए, तो शायद जमात इस्लामी को इसलिए लेवरेज मिल गया। बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी कि जमात इस्लामी ज्यादा मजबूत तरीके से एक उनका एक आया है, उनके पास एक अच्छा चेहरा आया है नईमुर रहमान साहब की सूरत के अंदर, उनके पास एक बयानिया स्ट्रॉन्ग है। एमक्यूएम के पास तो ना बयानिया है
और ये इनको बहुत मुश्किल होगी इस बार। और आप देखेंगे ये जो कोरंगी के इलेक्शन हुआ था जिसमें कुछ वोटों से जीते, वो खुद इनके लिए एक बड़ा एक वो होना चाहिए कि जहाँ पे बड़ा मकबूल हुआ करते थे अगर आप कुछ 65 वोटों से 70 से जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात होंगे बड़ा MQM के लिए जिनके शहर में तूती बोला करता था इस बार बहुत मुश्किल होंगे। अच्छा, एक और चीज भी है कि अब जैसे हम देखते हैं कि वसीम अख्तर साहब काफी आगे हैं, तो मैं तो अभी सुन रहा होता हूँ सियासत में तो वैसे जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के बारे में जो बयानात हैं वो सबके सामने हैं कि क्या करेंगे, घसीटेंगे, सारा कुछ है और अब शीर शक्कर हैं। वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मुझे याद आती है और वो दिल दहलाती है, जो उन्होंने संगीन इंकशाफात किए थे, इल्ज़ामात लगाए थे। आपको भी याद होगा, अरसा तो काफ़ी गुजर चुका है लेकिन सामने की हमारे बात, शहर को याद है, पूरे सूबे को याद है, जो इनके साथ इनके इत्तेहादियों ने भी याद है। ठीक है ना। तो बात ये होती कि इन्होंने अपने आप को कहीं का न रखा। अगर मजबूती से ये PTI के साथ खड़े रहते या अगर हुकूमत जा भी रही होती तो भैया निकल जाते फौरन। आपको हर वक्त हुकूमत में रहना जरूरी नहीं है। आपने 2 वजारतों के चक्कर में और थोड़े छोटे मोटे फायदे के चक्कर में जो MQM ने अपना नुकसान किया है और अपना पूरा नैरेटिव को, बयानिए को तबाह बर्बाद कर दिया है कि उन्होंने जिस तरह की मौका परस्ती दिखाई है और उसपे मतलब है ना शहर को फायदा हुआ है इनके खिलाफबाजियों से, न इनके वोटर्स को फायदा हुआ है, न सूबे को हुआ है। ये सियासत का मकसद होता है। मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप 2 वजारतें लेके बैठ जाएं। मकसद ये होता है कि आपका जो वो है स्टांस है या आपके जो मकासद है वो आप इस्तेमाल वो हासिल कर रहे नहीं कर रहे, और उसमें आप देखिए MQM नाकाम हुई बुरी तरह। तो आमिर ज़िया साहब, आपको लगता है कि ये महज थ्रेट है, धमकियां कि चलें जी आप आ जाएं इस पर जो उनके मुतालबात हैं, या फिर ये इतना सीरियस स्टेप ले सकती है MQM? इस पोजीशन में है MQM को कुछ ना कुछ तो करना है कि जनाब अगर वो फर्ज करेंगे जुड़े रहते इन्हीं हालात में इनके साथ जाते, जितना देर करेंगे इनकी सियासत को नुकसान है। तो मेरे ख्याल में मतलब वो कहते हैं ना कि जितना जल्द ये फैसला करें कि अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ बनकर खेल रहे हो तो फिर भी आपके लिए उम्मीद होती है। प्रिसाइसली। मगर उसमें तो फिर भी आप हो सकते, लेकिन अब इट इज टू लेट आई थिंक। लेकिन बाकी है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी। अच्छा, एक आपका जरा नुक्ता नजर लेना चाहेंगे भाई, ये अचानक हम इख्तिलाफ राय की, एक तो अपोजिशन में जो भी जमात होती है उसको बड़ा अच्छा लगता है, आई एम श्योर कि आप इस पर बात भी कर चुके होंगे, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जी हुकूमत वक्त पे तनकीद हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन हुकूमत का हिस्सा बनती है और हुकूमत बन जाती है तो उसके बाद वही मीडिया उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है और वही आवाज़ उनको चुभने लगने जाती है और गले की हड्डी बन जाती है। अभी ये जो तर्ज अमल ARY के साथ अपनाया गया, तो आई एम श्योर कि आपके भी उसके बारे में कुछ जज्बात होंगे। हम चाहेंगे कि इसका अपनी राय का इजहार करें कि ये कोई तरीका है कि ये तो दौरे आमरीत में, मुझे तो वो मुशर्रफ साहब की एमरजेंसी का दौर याद आ गया कि जब 3 नवंबर 2007 में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी तमाम TV चैनल्स पर, यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्टिव टारगेट हो रहा है। नहीं, मुशर्रफ साहब का तो बड़ा बिनाइन किस्म का हुआ करता था सूरत हाल। वो ऐसा नहीं था, मतलब वो कहते हैं जमहूरियत के उसमें लिबादा ओढ़कर वो ये हरकतें नहीं कर रहे थे जो आज हो रही हैं। हम बल्कि TV चैनल्स को लाने वाले वो थे। हाँ, उन्होंने तो बहुत आजादी दी थी, बड़ा बर्दाश्त किया था और उनके खिलाफ तो बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई थी। इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे बड़ी आखिरी दिनों में उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए थे, जिसमें कुछ अच्छे चैनल्स भी लपेट में आ गए थे, लेकिन असल जिन लोगों ने जिम्मेदार हैं जो चैनल जिन्होंने वो किया था, तो खैर वो एक अलग कहानी है, आज से उसके मुआवजा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सूरत हाल है जो आप फरमा रहे हैं कि तो देखिए ना ARY जो है, क्योंकि ARY को मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूलियत की अपनी नहज के ऊपर है, बहुत इसको फायदा हुआ है ARY को, क्योंकि इसने जो एक स्टांस रखा है ना अपना तनकीद करने का और अवाम का जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी करने का, तो उसकी वजह से आप ये देखें कि जो भी हुक्मरान इत्तेहाद है वो बहुत नाला है इस चीज से, और जो ताकतें हैं मतलब है उनको बहुत इस बात से शिद्दत से ARY के ऊपर आप देखें कि उनको हो रहा है, तनकीद कर रहे हैं। और फिर जो भी आप करते हैं कि जी प्रेस को स्टाइफल करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको बॉयकॉट करते हैं, जो भी आप इस तरह के इक़दाम करते हैं, हमेशा देखिए प्रेस जो है मीडिया हाउसेज है वो तो अपने लिए दोबारा जगह बना लेते हैं, और अगर वो कहते हैं ना अवाम की उसकी तर्जुमानी कर रहे हो तो फिर उनको डरने की, घबराने की, दबाव में आने की जरूरत नहीं होती। आजकल के दौर में आप बंद नहीं कर सकते। आज के दौर में 20वीं सदी नहीं है कि आपने जो चाह कर बिल्कुल ऐसा ही है, सोशल मीडिया का दौर है, और इस वक्त जो है मतलब आप मतलब बैरून मुल्क जाएं तो ये मैं देखता हूँ कि ARY लगा हुआ होता है अक्सर पाकिस्तानियों के यहाँ,
जिनसे आपकी मुलाकात होती है। इसी तरह पाकिस्तान में जब आप देखते हैं यूट्यूब पे हम फॉलो करते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि कितने लाख लोग ये आरवाई देख रहे हैं और बाकियों को कितना देख रहे हैं। जी जी। मैं समझता हूँ इसमें तो इनको जो है जो भी ये विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं उन तमाम चैनल्स के साथ, एक जमाने में बोल को बड़ा निशाना बनाया था, अगर आपको याद हो ना, तो ये चीजों में मेरे ख्याल में ये पे नहीं करती हैं। और उसके लिए अगर ये बल्कि आमिर ज़िया साहब, जितना आप किसी आवाज़ को या किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी उठती है। हम ये देखते हैं, ये एक रीत भी चली आ रही है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर अपना तज्जिया पेश एक चीज़ है ना कि टीवी चैनल बंद करने से आवाज़ बंद नहीं हो सकती। मतलब ये है कि आपकी कोशिश या आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अब जाहिर है कि उसमें कामयाबी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया हर का जगह दौर ना, है। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ पर मना कर रहे हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से आज यौम आशूर है, मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं, उस हवाले से हम आपको अपडेट करें। कराची की सूरत हाल हमने आपको दिखाई और कोयटा की भी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। अभी पेशावर में क्या सूरत हाल है वो आपको बताने जा रहे हैं। पेशावर में 2 जुलूस जुलजना बरामद होंगे। पहला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पेशावर से और दूसरा शाम के वक्त इमाम बारगाह बीबी साहिबा मोहल्ला बीबी जकरी से बरामद होगा। और इस सिलसिले में क्या इंतजामात किए गए हैं, अदनान तारिक से जानते हैं। अदनान, बताइए इस हवाले से अभी क्या इंतजामात देख रहे हैं सिक्योरिटी वाइज भी, और कहाँ से ये जुलूस शुरू होगा, कहाँ पर इख्तिताम पजीर? और लगता ये है कि मोबाइल फ़ोन की बंदिश का भी कुछ मामला है अदनान। सिग्नल इशूज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, योम आशूर के सिलसिले में मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जो है योम आशूर नहायत अकीदत और एहतराम से जो है मनाया जा रहा है। पेशावर में सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए। योम आशूर के सिलसिले में मजमूई तौर पर 11,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किए गए। पेशावर का पहला मातमी अलम जुलजना का जुलूस जो है वो कुची बाजार इमाम बारगाह जान से कुछ ही देर में बरामद होगा, जिसके हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए गए। अंदरून शहर को मुकम्मल तौर पर खारदार तारों से जो है वो सील किया गया है। SSP ऑपरेशन हमारे साथ उनसे जो है काशिफ आफ्ताब अवासी से मजमूई तौर पर क्या सिक्योरिटी इकदाम है, मोबाइल सर्विस बंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोबाइल सर्विस बंद है और उसके अलावा पूरे शहर में तकरीबन 11,000 से ज़ायद हमारे अफसरान और जवान जो है वो इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिसमें नाकाबंदियाँ शामिल हैं, जिसमें पेट्रोलिंग वैन्स शामिल हैं, जिसमें सर्वेलेंस शामिल है, CCTV टीम्स हैं और तकरीबन हमारे पास इस वक्त 6 कंट्रोल रूम जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल रूम है पुलिस का, एक सुप्रीम कमांड है, उसके अलावा 4 जो हमारी सब कमांड रूम्स हैं वो भी एक्टिवेट हैं इस वक्त। और उसी के साथ साथ हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जिसमें BDU टीम्स हैं, स्निफिंग डॉग्स हैं, उसके बाद सर्वेलेंस वैन्स हैं। तो बेसिकली जो भी हमारी स्ट्रेंथ अवेलेबल है यूनिफॉर्म्ड और सिविल ड्रेस, वो तमाम के तमाम इस वक्त जो है वो अपनी एरियाज़ में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, मजमूई तौर अंदरून शहर में मुकम्मल तौर पर सील है, शहर के नवाई और मज़ाफ़ाती इलाकों की क्या सूरत है? देखिए, अंदरून शहर तो मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है, क्योंकि तमाम जो हमारे ज़्यादातर इस वक्त जो हमारे प्रोसेशंस हैं वो अंदरून शहर के अंदर ही हैं और जो शहर के गिरदोनवा और मुज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर नाकाबंदियाँ की गई हैं, वहाँ पे सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस हो रहे हैं फॉर एनी प्रेजेंस ऑफ एनी सस्पेक्ट एलिमेंट्स, तो वो भी सारी जारी हैं। SSP ऑपरेशन हमारे साथ है जिनके मुताबिक मजमूई पर सख्त सिक्योरिटी इकदाम जो हैं वो किए गए हैं। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़ाई निगरानी भी आज के मातमी जुलूसों के हसास अजला पे जो है वो की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रल पुलिस ऑफिस से कंट्रोल रूम से जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं सुबह भर की मजमूई सूरत हाल को। जी चलें जी अदनान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर है कि आज आपसे रब्ते होते रहेंगे और आपसे मालूमात हासिल की जाती रहेंगी। अच्छा, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यार मोहम्मद और वहाँ पर जानेंगे कि जो जुलूस बरामद हो गया था वो इस वक्त कहाँ पहुँचा है और कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं, बताइएगा यार मोहम्मद। देखिए इशफाक, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम की तरह मनाया जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे जो जुलूस मरकज़ी जुलूस है वो अंदरून मोची गेट की निसार हवेली से बरामद हुआ था। ये कदीमी और रवायती जुलूस है और इसी जुलूस को मरकज़ी कहा जाता है। इस वक्त मैं मोची दरवाज़े के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं।
जो जुलूस इस वक्त चौक नवाब साहिब के ऊपर मौजूद है, जो अपने कदीमी और रवायती रास्तों से होता हुआ दोपहर 1 बजे के बाद रंग महल चौक पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जिसके बाद ये जुलूस टिब्बी सिटी बाटी गेट से होता हुआ आज शाम करबला गामे शाह पहुँचेगा, जहाँ पे ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जिसके बाद शाम गरीबा बर्पा की जाएगी, एक मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। जो अहले तशरीह के जो यहाँ पे जितनी भी इंतज़ामिया है उनके मुताबिक जो अंदर 100 से ज़ायद इस जुलूस के अंदर जो जितनी भी इमाम बारगाहें हैं वहाँ पे ये जुलूस पहुँचेगा और मजालिस का सिलसिला भी जारी है, मातमदारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। जबकि नज़र न्याज और जो यहाँ पे सबीलें भी लगाई गई हैं दूध और पानी की मुख्तलिफ जगहों पर, और यहाँ पे आके जो आज़ादार हैं वो मातमदारी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो शबी बनाई गई है, शबी जुलजना, उसकी भी ज़ियारत करने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी पे तैनात किया गया है। जबकि मजमूई तौर पर जो इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से बता रहे थे यार मोहम्मद के बेहतरीन इंतजाम इस वक्त वहाँ पर किए गए हैं, और कहाँ से ये जुलूस गुजरता हुआ कहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, इस हवाले से भी यार मोहम्मद हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये फ़ज़ाई आलूदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, और ज़ाहिर है कि उसके अंदर हम अक्सर बात करते हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा मैटर करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा मतलब जो रेशो उसके अंदर वैसे तो सेफ रेशो 0 से 50 अच्छा, तक होना आपने एक चाहिए। चीज़ नोटिस की है, अभी आप जब सीवीओ वाली साइड पर जाए ना तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे फॉगी वेदर है, लेकिन वो बाद में चलता है ये पोल्यूशन की एक लेयर बनी हुई है जिसकी वजह से वो फॉग लगती है। जाहिर है कि वो डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में मुअल्लक रहते हैं और फिर हमारे सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हमारी फेफड़ों में और सांस की नालियों में पैदा करते हैं, और फिर इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, हमारे मेमोरी को भी ये मुतासर करते हैं, और वो PM 2.5 पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर ये है कि मसाइल बहुत से हैं, तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ये जो दिमाग इससे मुतासर हो रहा है हमारा, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, तो इस पर दिमागी जहाँ पर आप बात करें वहाँ पे एक मर्ज है दिमागी, और वो है डिमेंशिया। इसका खतरा कहते हैं बढ़ जाता है, और जो तहकीकात हुई है उसमें एक आ गया कि बड़ी उम्र के अफराद यानी उम्र अफराद ऐसे हैं जो इसका शिकार ज़्यादा हो। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर यूसुफ शेख साहब। शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप ये देखें कि ये तो हमारे जहनों में घूमता ही रहता है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। हम अक्सर बात कर लेते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका 0 to 50 इज़ फाइन, 50 to 100 इज़ मॉडरेट। उसके बाद फिर सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए 100 से 150 वो नुकसान दे हो सकता है जिनके फेफड़े, और 150 से ऊपर तो वो है ही डैमेजिंग। यहाँ पर तो भाई 400-500 तक आपको पता है रीडिंग्स वो पंजाब साइड की आती रहती हैं, कराची की भी कम नहीं होती। ये दिमाग को जो इफ़ेक्ट करना है, फेफड़ों की हद तक तो बात समझ में आती थी, ये क्या मामला है? देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लिविंग नॉन लिविंग में, ठीक है? लिविंग हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें बेसिकली फ़र्क ये कि ऑक्सीजन चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। जी जी, ठीक है। जहाँ तक ब्रेन का मामला है, एक एवरेज एडल्ट का ब्रेन की क्वांटिटी 1-1.25 किलो होती है। तो वेट के हिसाब से तकरीबन सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जो है हमारा ब्रेन होता है। और वही बात है कि अगर हम जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन ब्रेन को मिल रहा है वो कंटेमिनेटेड होगा तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। जिस तरह एक गाड़ी के इंजन को आप कंटेमिनेटेड फ्यूल डालें तो उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी खराब होती है, आउटकम भी बुरा रहता है, और एयर फिल्टर भी ठीक ना हो तब भी मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही डैमेजिंग इफेक्ट्स ब्रेन पे भी आते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि इसके इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं है। जैसे अगर मैं कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में या फिर हमारी जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा पुअर है, मैं कहीं 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा साल तक भी सफ़र करूं तो उसके इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं, यानी आप फौरी तौर पे बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, तो ये एक वजह है कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि भाई इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जैसे कि डिमेंशिया, जैसे आपने जिक्र किया कि ये लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। तो ये बीमारी है क्या? देखिए, डिमेंशिया बहुत सारे लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि यार इसे भूल जाने वाली बीमारी हम भूल गए। डिमेंशिया ये नहीं है। डिमेंशिया में एक्चुअली आपकी ब्रेन की क्वांटिटी कम हो जाती है और एक सोचने समझने की सलाहियत आपकी कम हो जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि सोच समझ के बोलना, कब क्या बोलना है, कैसे बात करनी, दिस इज समथिंग जो इंसानों को जानवरों से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो अगर आपको स्लो ऑन से डिमेंशिया है तो आप ये भूल जाते हैं कि भाई मुझे खाना कब खाना है, खाना खाना है तो कैसे खाना है, मुंह में रख के भूल गए, तो इतनी सिग्निफिकेंट डिरेंजमेंट आ जाए। बट देयर आर स्टेजेस टू इट। यस, इट स्टार्ट्स विद समथिंग लेस
कंसर्निंग। Yes. ठीक है, देयर आर 4 स्टेजेस मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसके 3-4 स्टेजेस होते हैं। स्लो ऑनसेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन शुरू में ये होता है कि आप चाबी रख के ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं। भाई, हम अक्सर होता है यार, हाँ, तो मतलब लेकिन होता रहता है। हर एक को डिमेंशिया नहीं है। मैं वही पूछने वाली थी कि हमें भी फील होता है फिर तो किसी बीमारी का अगर आप सुनो तो आपको वैसे ही फील होना शुरू होता है कि आपको हाँ, बीमारी मुझे भी है। तो डिमेंशिया की जो बिल्कुल प्राइमरी अलामात है वो क्या है, सिम्टम्स? उसकी बेसिक आसान लफ्ज़ों में इतना है कि भाई इस हद तक आप चीज़ें भूलने लगे हैं, या फिर क्या आपका रूटीन में सोशल लाइफ मुतासिर होनी शुरू हो जाए। ये है कि भाई आप कहीं बाहर जाने से पहले सोचें कि यार मैं कुछ है रास्ता तो नहीं भूल है। जाऊंगा, हाँ, चश्मे रख के भूल जाऊंगा, चाबी कहीं भूल जाऊंगा, वापसी का घर रास्ता भूल जाऊंगा। कल भी ऐसा हुआ था, मैं पता नहीं कहाँ निकल गया था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, वैसे ऑटो पायलट पे तो हम होते हैं ना। आप देखिए हमारी एक मसल मेमोरी होती है, हम जा रहे होते हैं मिसाल के तौर पर, आप रोज ऑफिस जा रहे हो या आप रोज जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ जा रहे हो, जी जी, छुट्टी के दिन हो सकता है आप कहीं जाने के लिए निकले हो, साथ कोई हो ना, तो आप अपने ख्यालों में गुम, तो आप वहीं के अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर इनिशियल साइंस पे हम काम कर लें, वैसे हम प्रिसाइसली डिमेंशिया के हवाले से तो बात नहीं कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन के उस पे असरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल सिम्टम्स अगर पता लग जाए तो क्या इज इट ट्रीटेबल? बिल्कुल, आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, बट देयर इज नो क्योर टू इट। हाँ, क्योंकि ये स्लो ऑनसेट डिजेनरेटिव प्रोसेस है, तो इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिजीज प्रोसेस को स्लो करने के कुछ हैं, मेडिकेशंस हैं। अच्छा, जो आपकी मेमोरी को थोड़ा सा बूस्ट करती हैं, कहते हैं कि उसकी कुछ मेडिकेशंस हैं, तो इस तरह से हैं दवाइयाँ। अच्छा, अब ये है कि ये जो पोल्यूशन तो यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके लिए भी कंसर्निंग है और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और इरिवर्सिबल, क्योंकि हार्ट और ब्रेन एक दो ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो अगर वंस दे आर डैमेज वो उनका रिकवर नहीं किया जा स्टॉप करना किसी जगह पे वो पॉसिबल है, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती। अब क्या करें? देखिए, जाहिर बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए यही ज़रूरी है कि जब आप खुद देखें कि माहौल ज़्यादा आलूदगी वाला हो रहा है, तो आप फेस मास्क बेशक यूज़ करें। आप अपनी जो लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, शीशे ऊपर करें, गाड़ियों के अंदर एयर फिल्टर्स लाजमी तौर पर चेंज करें भाई, वो सदियों लगे रहने के लिए नहीं होते। हाँ, क्योंकि गाड़ियों में भी अब वो N95 एयर फिल्टर क्वालिटीज आती हैं जो कि माइनर पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं। हेपा फिल्टर्स के नाम जी से। जी 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 बिल्कुल। अब नई गाड़ियों में तो ये स्टैंडर्ड है, बाय स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को रिकमेंडेड है कि ये करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये करें, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन जो आप अभी मास्क की बात कर रहे थे, अब बहुत सारे लोगों में एक ये परसेप्शन पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि जी मास्क पहनने से शायद सांस की भी कोई ब्लॉकेज हो जाती है, वो थोड़ा सांस में ब्रीदिंग इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा है क्या? ये अमेरिकियों के बड़े मसाइल थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई मास्क पहनने से कोई एयर फ्लो क्वालिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, ये बात तो तय है, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोविड है ना, उसको नज़ला ज़ुकाम है, वो ठीक हो जाएगा। उसको बोलो कोविड है, उसको ऑटोमेटिकली सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ मोर इन लाइन कि वो एंजाइटी आपको मास्क थोड़ा कुछ लोगों को देता है, यार मास्क लगा हुआ है, हर वक्त लगा हुआ है, क्या हो मतलब वो अपने आप को कन्फाइंड महसूस करते हैं। अग्री, बट दे शुड गेट इट चेक्ड। हाँ, कि अगर वो है तो वो कोई नफ्सियाती मसला है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिस्ट्रिक्शन, एज लॉन्ग एज स्टडीज हैव प्रूवन सो फार। ओके, तो एयर पोल्यूशन की हम अभी बात कर रहे थे, इससे कोई स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं, एलर्जीज, और ये भी ट्रिगर करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिर्फ क्योंकि आपकी आंखों को भी मुतासिर समहाउ ही कर रही होती है। बिल्कुल, उसमें बेसिकली सिर्फ कार्बन के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते, उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्प्योरिटीज़, ये क्या कहते हैं, टॉक्सिक आयन्स आ जाते हैं, हैवी मेटल्स के भी स्मॉल वेपर्स होते हैं, तो वो आपकी बहुत सारा स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं, उसकी ब्लैकनिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ब्रेन, लंग्स, इन सब चीज़ों को तो हमें पता ही है। और फिर दूसरा ये है ना कि आप ये देखिए एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप उनकी इनटेक कर रहे हैं स्टेडीली एंड ग्रेजुअली, तो फिर वो एक चीज़ ये है कि आप वो किसको कितना इफेक्ट करती है, ये भी मैटर करता है ना, किसकी इम्यूनिटी। जाहिर बात है, ये तो अब प्रूवन हो गया कि यूएस वगैरह में बहुत सारे शहर थे जहाँ पे बच्चे थोड़े से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, फिर उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई उस एरिया में लेडेड पेंट यूज़ होता था, तो उसकी वजह से उन बच्चों में ओवरऑल शुरू से ही IQ कम रहता था, ये वजह थी बस। ओके, तो जहाँ हम अभी डिमेंशिया की भी बात कर रहे थे, मेमोरी की भी बात हो रही थी, वैसे अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर हो रही हो वक्त के साथ साथ, या आपको लगता है कि किसी बीमारी का ये इम्पैक्ट है, जैसे कोविड में कहा गया था कि कोविड के असरात जो लॉन्ग टर्म है उनमें ये भी है कि आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, राइट? उसको ठीक करने के लिए क्या एक्सरसाइजेस की जाएँ या क्या ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ ताकि वो बेहतर हो सके? देखिए,
पोल्यूशन तो एक चीज़ है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ है ना जिससे आपकी मेमोरी ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो होता है कि लैक ऑफ स्लीप। आप नींद पूरी नहीं कर रहे, आपके ब्रेन ये एक मसल है जिसको रेस्ट चाहिए, ठीक, तो आप नींद पूरी नहीं कर रहे, डाइट आपकी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपकी डाइट में बेसिक वाइटामिन या मिनरल्स ये चीज़ें शामिल नहीं है जो कि आपको चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एरोबिक्स, योगा, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें कि जो आप इसको मेंटेन रखें तो आपकी मेमोरी बेहतर होती है। और एक आसान सी एक्सरसाइज मैं ये सब मरीज़ों को बताता हूँ कि जब रात में सोएं तो बस सोने से पहले ब्रेन में रिकॉल करें कि आपने पूरे दिन आज क्या किया। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बस इससे आपकी मेमोरी बेहतर रहती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी एक सर्टेन लेवल तक ख़राब हो चुकी है तो व्हेन टू सी अ डॉक्टर, जब आपको लगता है कि हाँ अब ये मामला जो है ये एक्सीड कर चुका है। ठीक है, ये अमूमन पेशेंट तो खुद ही पिक करता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा पिक कर लेते हैं कि भाई अब ये पहले तो हफ्ते में एक आध दफ़ा था, अब ये रोज़ चाबी रख के भूल जाते हैं, चश्मा सर पे लगा के ढूंढ रहे होते हैं चश्मा का है, यार कभी कभी तो हम भी करते हैं, ये खाकर भूल गए कि खाया था। तो और नमाज पढ़ने तो पढ़े जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही रकातें, तो फिर ये जब चीज़ें पिक हो जाती हैं तो फिर हम बेसिकली विटामिन लेवल्स, ब्रेन स्कैन्स, एमआरआई, इन सब चीज़ों से स्लो प्रोसीड करते हैं, वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि भाई बात यह है कि आपने कहा कि नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा दिमाग तो हर वक्त ही जाग रहा होता है। सही बात है। बट डज स्लीप हेल्प? यस, स्लीप हेल्प्स। स्लीप के दो स्टेजेस होते हैं, एक होती है रैम स्लीप जिसको कहते हैं रैपिड आइम, और एक होती है नॉन रैम स्लीप। जी। तो दो टाइप की स्लीप्स होती हैं। अब मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ये है कि एक स्लीप में आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स होता है और एक में नहीं होता। ये वजह है कि किसी को ख्वाब ज़्यादा आते हैं, किसी को ख्वाब कम आते हैं। और वो जो जिस रैम स्लीप का आपने तस्करा किया उसके अंदर कहा यह जाता है कि आपके दिमाग में से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किसी तरीके से रिलीज, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। न्यूरो सर्जन डॉक्टर यूसुफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमसे गुफ्तगू की और काफ़ी मालूमात में इजाफा किया। तो भाई बात सीधी सी है कि ये जो मास्क जो है वो सिर्फ कोविड से नहीं बचाता, बल्कि लॉन्ग टर्म ये जो पोल्यूटेंट्स हैं आपके दिमाग, आपकी सांस के ज़रिए आपके जिस्म में जा रहे होते हैं, उनके आपके दिमाग पे भी असरात होते हैं, अब वो भी दूर रखता है। लेकिन दिमाग पे असर तो किसी भी तरह से और कभी भी हो सकता है। अच्छा, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखें कि एक खातून थी, उनका हम तस्करा करना नहीं भूलेंगे और उनको मतलब क्योंकि बड़ा तस्करा हो रहा है उनका, सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक कोविड उन्हें हुआ था लेकिन उसके बावजूद उनको खेलने की इजाज़त दी गई। अच्छा, खेलने की इजाज़त दी गई और उसके बाद ये हुआ कि तनकीद आ गई। अब जनाब तहलिया मैकग्रा उनका नाम है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो मैच जीत गई तो उसके बाद उन्होंने जाके जश्न भी मनाया और जो भी उनकी पसंदीदा को कम जफ्फियां थी और नापसंदीदा जो उनकी साथी थी उनको ज्यादा उन्होंने जफ्फियां दी, हालांकि वो कोविड का शिकार। अब आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज्यादा को थोड़ा सा देखें, ड्रामेटाइज करना भी बनता है। अच्छा, नहीं, बात ये है खवातीन थोड़ी सी इमोशनल होती हैं बहुत ज्यादा, तो अपने जज्बात का इजहार किए बिना वो रह नहीं सकी। उनसे उनको समझ में नहीं आई, जब वो मैच जीती तो वो खुशी से बस सरशार होकर फौरन से पहुंची अपनी जितनी भी खिलाड़ी की टीम मेंबर्स जो थी उनके साथ जाकर उन्होंने। वैसे जज्बात में ये भी आता है ना कि यार इससे मैंने आज तक गले नहीं मिला, ये मेरी बड़ी नहीं। जब आप एक बात है वैसे जब आपको कोई अचीवमेंट होती है उसमें चाहे आपके किसी के साथ ग्रजेस भी हो, इर्द गिर्द आपके जितने भी लोग होते हैं ना, आप क्योंकि आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, राइट? वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और आपको पता है कि मुझे तो है ही है, जो भी मिले आप उसके साथ अपने जज्बात का इजहार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप कोविड का शिकार हैं तो आप ओवरवेल्म होकर सोचते हैं कि उसको ज्यादा जो है वो मैं जफ्फी दूं। बेचारी भूल गई थी, क्या छोड़ दें। वैसे उन पे ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन ये गलत चीज़ है। एक सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। वेलकम बैक। आज सुबह हमने एक अंदोहना खबर आपसे शेयर की थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला हुआ था, पाक फौज के काफिले को निशाना बनाया गया था जिसमें 4 फौजी जवान उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस खुदकुश हमले की मजम्मत की गई है और दिली दुख और रंज का इजहार किया है और कहते हैं कि अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। साथ ही कहते हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब ना हो पाएंगे। अल्लाह शहदा के दर्जात बुलंद करें और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता करें। एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं। ज़िला मोहम्मद में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, छोटे डैम भर गए हैं और कैप्टन रूहुल्लाह शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम गलनई की 4 दीवारी
गिर गई है। तो असरात हम देख रहे हैं कि जो बारिश और उसके बाद होने वाले असरात हैं, ना सिर्फ सैलाब वाली सूरत हाल है, बल्कि ज़्यादा बारिशों की वजह से जो इमारतें हैं, मखदूश इमारतें, उनको ख़ास तौर पर नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि हमारे एक बड़े नौजवान से कौमी कोपैमा हैं और अभी कुछ दिन पहले तक हम उनकी दुआएं भी कर रहे थे। खुशखबरी आती है जी, शहरोज़ काशिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अभी कुछ अर्से पहले वो एक चोटी को सर करते हुए कुछ उन्होंने हमें एक स्केयर भी दिया था। वो 1-2 दिन के लिए उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन ही सर्वाइव्ड दैट। और अभी भाई एक और उन्होंने एजाज़ हासिल किया, एक और 8000 मीटर से बुलंद एक चोटी को सर कर लिया है। गेशर ब्रह्म की चोटी है जिसको उन्होंने सर किया है, और ये नवी चोटी है। टोटल मेरे ख्याल में 15-16 ऐसी चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से बुलंद हैं, 25,000 फुट से बुलंद हैं। उनमें से ये नवी चोटी है जिसको सर किया है। इससे पहले शहरोज़ माउंट एवरेस्ट को K2 समेत 8 चोटियाँ हैं जिनको सर कर चुके हैं। यंग ब्लड हैं, पैशनेट हैं, और अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है, किस्मत भी साथ देती है। पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहें और पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाते रहें। तो शहरोज़ काशिफ अब तक आप जिस तरह से बता भी रहे थे कि इन्होंने कई चोटियां, जिनमें K2 और माउंट एवरेस्ट भी हैं, 8 चोटियां उन समेत सर कर चुके हैं। बिल्कुल जी, आप ये देख लें कि सिर्फ 20 साल इनकी उम्र है, और ऐसे में आप ये देख लें कि ऐसे एक बाद एक रिकॉर्ड उन्होंने, और कम उम्र तरीन वो कोपैमा हैं जिन्होंने K2 को सर किया था। आप जस्ट इमेजिन। और बड़े जिस तरह से आप तस्करा कर रही थी कि पैशनेट हैं, 2021 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, वो भी कम उम्र तरीन उनका एक रिकॉर्ड था। और कई उन्होंने चोटियाँ जो हैं वो अब तक ब्रॉड पीक को सर कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, मंसलू, उसके साथ साथ जो है वो मखलू और नांगा पर्वत को सर किया है। गेशर ब्रह्म 2 को अभी ये उन्होंने सर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़बर है आपके साथ शेयर करते हैं, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी की माहीगिरों को खुले समंदर में शिकार के दौरान ये बताया जा रहा है इस हवाले से कि वहाँ पर कुछ मुश्किलात का भी सामना है। लाखों रुपए की कीमती मछली पापलेट जाल में फंस गई है, और बड़ी तादाद में कीमती मछली के शिकार पर इब्राहिम हैदरी के माहीगिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा, इसका साइज भी देखें यार, में खासे महंगे दामों ये फरोख्त हो रही है। अच्छा, बेसिकली ये पॉम्फ्रेट होती है, इसका नाम जो है ये पॉम्फ्रेट है जो कहा जाता है। ये ज़ाहिर देसी ज़ुबान में लोग इसे, जिनको इतनी मालूमात नहीं होती, तो वो पापलेट कहते हैं, लेकिन लिखे में इसको पॉम्फ्रेट कहा जाता है। ये बड़ी मशहूर मारूफ मछली है, और जो इसका साइज़ है ये तकरीबन आधा किलो साइज़ की एक मछली है। तो ये 2,500 से 3,000 रुपये फ़ी किलो अगर देखा जाए तो बिकती है। छोटे साइज़ की जो मछली होती है वो भी कम से कम 1000 से 15 रुपये में फ़रोख्त की जाती है, लेकिन इस मछली का साइज़ आप देख सकते हैं कि ये हाथ की हथेली से बड़ा है, यानी कि 1 किलो अगर कोई मछली लेगा तो उनमें से 2 मछलियाँ उसको मिलेंगी। तो ये मछली तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये किलो इसकी कीमत होती है। तो ये बड़ा इनके लिए एक ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन ये देखें काफ़ी मुश्किलात भी सामने आती होंगी, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आना और उसके बाद अचीव कर लेना तो बड़ी खुशी भी आती है। बिल्कुल जी, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, मुश्किलात लाजमी तौर पर आती हैं, लेकिन वो हौसला उनका बढ़ाना चाहिए जी। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, और मुश्किलात से दूर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।